वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिलेला 2.1 में आपका स्वागत है। अगर चैनल पे नया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। This story is 211 to 28. Welcome to the YouTube channel. Like, share, subscribe the channel and comments. समर खुशी के घर से निकाल तो गया था, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त ये थी कि उसे आज दिन भर में जो कुछ भी हुआ था उसे अपने मास्टर को बताना था। वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड था। वो अपना फ़ोन निकालकर आर्थर के पास कॉल लगा देता है। वहीं दूसरी तरफ आर्थर इस वक्त बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग में बैठा हुआ था। वो इस वक्त वेस्ट बंगाल में था। उसके सामने इस वक्त उसके दो बिजनेस पार्टनर बैठे हुए थे। उसके अलावा उसके लैपटॉप पर भी एक बिजनेस पार्टनर था जो वीडियो कॉल से कनेक्ट था। वीडियो कॉल वाला इंसान और कोई नहीं बल्कि सूरज था, जो सिर्फ इंडिया का ही नहीं बल्कि बहुत सारे देशों में बहुत बड़ा नाम था। उसने लगभग 6-7 देश के अंडरवर्ल्ड को अपने कंट्रोल में कर रखा था। उसके अलावा सूरज का बिजनेस भी बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। वो इस वक्त वीडियो कॉल से आर्थर के साथ मीटिंग कर रहा था। आर्थर अभी नया नया इंडिया आया हुआ था और वो यहाँ के मशहूर बिजनेसमैन और अंडरवर्ल्ड की किंग से मीटिंग कर रहा था। सूरज कोई बुरा इंसान नहीं था। वो भी बहुत नेक दिल इंसान था, जिसकी वजह से वो सूरज को भी इंडिया में बिजनेस करने के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ समझ रहा था और यहाँ के अंडरवर्ल्ड के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारियाँ दे रहा था। आर्थर उसकी दयालुता से थोड़ा इम्प्रेस हो गया था। वो सूरज से इम्प्रेस होकर बोलता है, मिस्टर सूरज दिल के बहुत अच्छे इंसान है, वरना खुद एक किंग होकर आप मुझे अंडरवर्ल्ड के इतने बड़े बड़े बातें नहीं बताते। चलिए बिजनेस को एक तरफ रखते हैं, उसके अलावा भी आप बहुत अच्छे इंसान हैं और शायद आप पहले इंसान हैं जिसकी तारीफ आर्थर ग्रोवर ने की है। आर्थर की बात को सुनकर सूरज हंस देता है और बोलता है, आप भी एक बहुत अच्छे इंसान हैं मिस्टर ग्रोवर, बहुत सुना है आपके बारे में मैंने भी। साथ मिलकर काम करेंगे तब देश से अपराध को हम दोनों खत्म कर सकते हैं। सूरज ने तो अंडरवर्ल्ड में कदम ही इसलिए रखा था क्योंकि वह भारत से अपराध को खत्म करना चाहता था। वही आर्थर हर बीते पल के साथ सूरज से इम्प्रेस होता जा रहा था। उसने सूरज के बिजनेस के कुछ प्रोजेक्ट के बारे में भी पता किया था। सूरज बहुत ज़्यादा चैरिटी करता था, जिसकी वजह से आर्थर उससे बहुत इम्प्रेस था। वो सूरज को बोलता है, इंडिया के अंडरवर्ल्ड को सच में आपके जैसे किंग की ही ज़रूरत है। चलिए एक वादा करता हूँ, मैं चाहे कितना भी बड़ा माफिया या फिर बिजनेसमैन क्यों न बन जाऊँ, आपसे एक कदम नीचे ही रहूँगा क्योंकि आप वो जगह व रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। सूरज को भी आर्थर की बातें बहुत अच्छी लग रही थी। हालांकि सूरज जानता था कि आर्थर बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल और सन की किस्म का इंसान है, लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा है। वही आर्थर कुछ सोचते हुए सूरज को ध्यान से देखता है और बोलता है, आपको पता है, आपको जब भी देखता हूं ना तो अपने किसी बहुत खास इंसान की याद आती है मुझे। वो बिल्कुल आपकी तरह ही बात करती है और आपकी तरह ही उसके चेहरे पर भी एक अलग तेज है, पर वो बहुत क्यूट और नॉटी है, बिल्कुल इनोसेंट गर्ल टाइप। आर्थर की बात को सुनकर सूरज थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है उस इंसान के बारे में जानने के लिए। सूरज के दिल की धड़कन बढ़ चुकी थी इस वक्त। मीटिंग तो सबकी कब की हो चुकी थी और अभी तो बस आलतू फालतू बातें हो रही थी। आर्थर इंडिया बस अपने बिजनेस को फैलाने के लिए आया हुआ था। वो बिल्कुल भी यहाँ के किंग बनने में इंटरेस्टेड नहीं था। वो तो कुछ महीनों बाद यहाँ से जाने वाला है। वो दूसरे किसी का हक बिल्कुल भी नहीं लेता था और उसके अकॉर्डिंग भी सूरज एक बहुत ही अच्छा किंग है। थोड़ी देर ऐसे ही आपस में बातें करने के बाद सूरज और आर्थर के बीच दोस्ती हो जाती है। हालांकि आर्थर का चेहरा अभी भी बिना किसी भाव के था, लेकिन वो सूरज से इम्प्रेस हो चुका था। जिस पल आर्थर और सूरज अपने अपने कॉल को डिस्कनेक्ट करते हैं, इस वक्त आर्थर के फ़ोन पर समर का कॉल आ जाता है। समर के कॉल को देखते ही आर्थर तुरंत ही कॉल रिसीव कर लेता है क्योंकि उसे पता था समर उसे कॉल कर रहा है, मतलब जाहिर सी बात है वो उसे खुशी की इन्फॉर्मेशन देने वाला है। उसने सुबह समर द्वारा भेजे गए मैसेज को अभी तक चेक नहीं किया था। कॉल रिसीव करते ही आर्थर एकदम चुप रहता है। समर थोड़ा घबराते हुए बोलता है, मास्टर मैम का नाम खुशी कुमारी गुप्ता है और वो। आगे की बात तो आर्थर को सुनाई ही नहीं देती है क्योंकि उसके दिमाग में तो बस एक ही नाम गूंज गया, खुशी 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 खुशी। समर को भी रियलाइज हो जाता है कि उसका मास्टर उसकी बात नहीं सुन रहा है। वो कुछ सोचते हुए जमीन से एक पत्थर को उठाकर जोर से एक लोहे के दरवाजे पर फेंकता है, जिससे एक जोर की आवाज़ होती है और आर्थर अपने होश में आ जाता है। वही समर जल्दी से वहां से दूसरी तरफ चला जाता है क्योंकि उसने किसी आदमी के घर के लोहे के दरवाजे पर पत्थर फेंका था, जिसकी वजह से उस घर का आदमी बाहर आकर समर को डांट सकता था। आर्थर समर के आगे बोलने का इंतजार कर रहा था। समर धीरे धीरे सुबह से लेकर शाम तक जो कुछ भी हुआ उसके बारे में आर्थर को बता देता है। वही जैसे जैसे आर्थर दिन भर की बातें सुनता जा रहा था, वैसे वैसे उसका चेहरा भयानक होता जा रहा था। उसने जैसे ही खुशी के एक्सीडेंट के बारे में सुना, उसका चेहरा काला पड़ गया। वो अपने हाथों की मुट्ठी बना लेता है और समय की आगे की बात सुनता जाता है। और जैसे जैसे उसने समर की आगे की बात सुनी, उसका चेहरा और गुस्से से लाल हो गया। मतलब इस समर के बच्चे ने खुशी के घर वालों को भी इम्प्रेस कर दिया और खुशी को भी इम्प्रेस कर दिया, और आर्थर तो खुशी को याद भी नहीं होगा।
आथा को इस वक्त बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी क्योंकि खुशी उसे देखकर डर कर भागती है और वही उसने समर को अपने घर में भी बुलाया और चाय नाश्ता भी करवाया। बेचारा आथा जलकर कोयला बन चुका था। वो अपने दांत पीसते हुए अपने फ़ोन पर अमर्त्य को कुछ मैसेज करता है और वसीम को जेट रेडी करने के लिए बोलता है। वो कल सुबह ही मोतिहारी जाने के लिए निकल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका एक रेगिस्तान जैसे जगह पर एक फैक्ट्री के अंदर कोयला बना हुआ अमर्त्य जैसे ही अपना फ़ोन उठाकर अपने मास्टर के मैसेज को देखता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने दांत पीसते हुए मन ही मन बोलता है, पक्का वसीम और समर दोनों में से किसी ने कुछ तो किया है जिसकी वजह से मास्टर मुझे सजा दे रहे हैं। इतना बोलकर अमर्त्य बिल्कुल किसी नौटंकी की तरह रोने लगता है और अपना चेहरा आईने में देखने लगता है। बेचारे का चेहरा गोरा से काला हो चुका था। टीयर्स ऑफ जॉय वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान कोई तो ऐसा फरिश्ता भेज दो मास्टर की जिंदगी में जो हमें मास्टर के कहर से बचा सके। इतना बोलकर अमर्त्य अपने मास्टर के साथ साथ समर और वसीम को भी हजारों गालियां देते हुए फिर से फैक्ट्री में काम करने लगता है और दुआ को इनहेल करने लगता है। बेचारे के चेहरे पर हर जगह काला रंग का पदार्थ लगा हुआ था और वो बिल्कुल किसी जोकर की तरह दिख रहा था। वो मन ही मन इस बात को एक्सेप्ट कर चुका था कि उसके मास्टर के रहते हुए कभी भी वो सिंगल से मंगल नहीं होने वाला। उसके मास्टर तो अपने कंपनी में भी किसी फीमेल एम्प्लॉय को काम नहीं करने देते। फीमेल एम्प्लॉय के लिए एक अलग ही ऑफिस खड़ा कर दिया है उन्होंने। वहीं दूसरी तरफ इंडिया, बिहार, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी ग्रीन शाम के समय खुशी की नींद खुलती है और वो अंगड़ाई लेते हुए उठाती है और बोलती है, फाइनली सुबह हो गई खुशी, आज का दिन तेरा अच्छा हो और उस चुड़ैल नंदिनी का बेकार हो। इतना बोलकर खुशी जल्दी से उठकर खड़ी हो जाती है, लेकिन उसे तुरंत ही एहसास हो जाता है कि उसे तो चोट लगी हुई है। उसे अपने चोट की वजह से दर्द महसूस होने लगता है। वो आसमान की तरफ देखते हुए भगवान से बोलती है, क्यों भगवान जी, क्यों किया आपने मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय। कोल्ड स्वेट स्माइल। खुशी अपने कमरे से बाहर निकलती है और सभी के पास आ जाती है। रिंकी जी इस वक्त डिनर की तैयारी कर रही थी। वो तो काम करने के मामले में भी आलसी थी, लेकिन वो टाइम टाइम पर खाना बनाकर तैयार रखती थी। घर की साफ सफाई से रिंकी जी को कोई लेना देना नहीं रहता था। वो जैसे ही खुशी को देखती है मुझे ताना मारते हुए बोलती है, ये देखिए फाइनली नींद खुल गई महारानी की, जिन्हें इतना भी दिखाई नहीं देता कि दूसरी तरफ से गाड़ी आ रही है। रिंकी जी की बात को सुनकर खुशी का मुंह बन जाता है, लेकिन उसे पता था कि रिंकी जी इस बार सच बोल रही थी, इसलिए खुशी कुछ नहीं बोलता। रिंकी जी अपनी बात को आगे बढ़ते हुए बोलती है, जब से ये लड़की घर में आई है तब से हमारे घर में रोज कुछ ना कुछ होता नहीं रहता है। इसकी मनहूस की वजह से अभिषेक जी भी चले गए छोड़कर हमें। इस बात को बोलते वक्त रिंकी जी अपनी आंखों में बेहद गुस्सा और नफरत लिए खुशी को देख रही थी। वही रिंकी जी की बात को सुनकर खुशी सहित दादाजी, दादी जी और पुलकित सभी को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। खुशी गुस्से में रिंकी जी को कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन उसने बहुत मुश्किल से अपने गुस्से को दबाने की कोशिश की। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके कान से धुआं निकल रहा है और उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका है। बेशक खुशी खुद चुप रह जाती है, लेकिन उसे प्रोटेक्ट करते हुए पुलकित बोलता है, ये देखो अपना इल्जाम दूसरों पर लगाया जा रहा है। वो क्या कहावत थी, हाँ याद आया, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मम्मी एक बार दीदी को बोलने से पहले खुद को देख लिया करो। पापा दीदी से बहुत प्यार करते थे। वो आप ही थी जिससे पापा की सबसे ज़्यादा लड़ाई हुआ करती थी। यहाँ तक कि उन्होंने अपने हिस्से की सारी प्रॉपर्टी मुझे और दीदी को दे दी, लेकिन आपके लिए कुछ भी नहीं रखा। जैसे आपकी नज़रों में इस घर के किसी भी सदस्य के लिए कोई भी फीलिंग नहीं है, बिल्कुल उसी तरह पापा की नज़रों में भी आपके लिए कोई फीलिंग नहीं थी। जिस तरह घर के सभी लोग आपके लिए अजनबी हैं, इस तरह पापा के लिए भी आप अजनबी थी। और पापा दीदी से इतना प्यार करते थे जितना इतने सालों में उन्होंने आपको भी नहीं किया होगा। अरे पापा की बात छोड़ो, इस पूरे घर में कौन ऐसा इंसान है जिससे आपके रिश्ते अच्छे हैं? पुलकित जैसे ही चुप होता है वैसे ही दादी जी बोलती है, जवान संभाल कर बात करा करो बहू। तुमसे शादी होने के बाद हमेशा ही अभिषेक उदास रहता था। वो शुरुआत से ही तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता था। वो तो जब से खुशी यहाँ पर आई है तभी से अभिषेक खुश रहने लगा था। खुशी उसकी जिंदगी में बहुत महत्व रखती है और खुशी को कुछ भी उल्टा सीधा बोलकर मेरे बेटे के आत्मा को तड़पाओ मत, वरना अच्छा नहीं होगा। इतना बोलकर दादी माँ जैसे ही रूम में जाने को होती है, खुशी तुरंत ही उन्हें रोक लेती है और बोलती है, अरे दादी माँ, आप इनकी वजह से डिनर क्यों छोड़ रही है? काम हमेशा ऐसा कीजिए जिससे आप फायदे में रहे और सामने वाला घाटे में। अगर आप डिनर नहीं करेंगे तब रिंकी आंटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको जरूर बहुत फर्क पड़ेगा। आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, लेकिन रिंकी आंटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जब आपने कोई गलती नहीं की है तो फिर से आपको क्यों मिलेगी? आप मजे में रहिए और ऐसे रिएक्ट कीजिए जैसे आपने कुछ सुना ही नहीं। वो हमेशा आप लोगों को इग्नोर करती है, वैसे ही आप लोग भी उन्हें इग्नोर किया कीजिए। इतना बोलकर खुशी, दादाजी, दादी जी और पुलकित सभी अपना अपना डिनर करने लगते हैं। डिनर करने के बाद दादाजी और दादी सोने चले जाते हैं और पुलकित को भी ना चाहते हुए रिंकी जी के पास जाना पड़ता है सोने के लिए। वही सारे लोगों के सो जाने के बाद खुशी अपने छत पर चली जाती है वॉकिंग के लिए। खुशी का घर 4 फ्लोर का था।
पहले पर दादाजी और दादी जी रहते थे और अभिषेक जी और रिंकी जी कभी कमरा वहीं पर था। खुशी का रूम सेकंड फ्लोर पर था और थर्ड फ्लोर पूरा रेंटेड लोगों का था। खुशी सबसे ऊपर फोर्थ फ्लोर पर आ जाती है और चांद को देखने लगती है। उसे अचानक से ही याद आता है कि आज उसने अपने चाचू को देखा था। आज उसने अपने तपिश चाचू को देखा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि इतना पास होने के बावजूद भी आखिर क्यों खुशी अपने डैडी से मिल नहीं पा रही। वो पहली बार हेल्पलेस महसूस कर रही थी। वो 1 घंटे वॉकिंग करने के बाद सोने चली जाती है, इस बात से अनजान कि कल कुछ बड़ा होने वाला है। वो खुद भी अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहती थी 21 साल की हो जाने के बाद, क्योंकि अभी उसके सर पर बहुत बोझ था। वो सबसे पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहती थी, उसके बाद शॉर्टकट में MBA भी कंप्लीट करना चाहती थी। वो जल्द से जल्द अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती थी ताकि वो अपने कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेंशन और मेडिसिन में सही से पैसे लगा सके और नई नई दवाएं और गैजेट बना सके। सुबह का ब्रेकफास्ट कर लेने की थोड़ी देर बाद खुशी घर से लाइब्रेरी चली जाती है। वो थोड़ा अपना मूड फ्रेश करना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ आथा का जेट मोतिहारी में लैंड कर चुका था। वो जल्दी से अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाता है और होटल के लिए निकल जाता है। वो गाड़ी में बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। अचानक से ही वो ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए वसीम को बेहद सर्द आवाज में बोलता है, सनशाइन के घर के मेन दरवाजे के सामने 2-3 कैमरा इंस्टॉल करवा दो। वो जब भी पढ़ाई करने के लिए बाहर जाती है उस हर रास्ते हर कोने पर छोटे छोटे कैमरा इंस्टॉल करवा दो। और वो जिस गली में रहती है वहीं पर हमारे 2 सबसे ज़्यादा स्किल बॉडीगार्ड को किसी घर में रेंट पर भेज दो। वो कभी भी किसी भी मुसीबत में नहीं पड़नी चाहिए। आखिर वो इकलौती ऐसी लड़की है जिसे देखकर मेरी आंखों को ठंडक पहुंचता है। अपने मास्टर की बात को सुनकर वसीम हैरान रह गया था। वो मन ही मन बोलता है, मास्टर आप उनके प्यार में पड़ गए हैं, आपको समझ में क्यों नहीं आता? हमें अपने प्यार को ही अपने आंखों के सामने देखकर शांति और सुकून मिलता है जो आपको महसूस होता है। लेकिन वसीम इस बात को अपने मन ही मन बोल सकता था। वो तुरंत ही अपने एक हाथ से निहाल के पास कॉल कर देता है और उससे बातें करने लगता है। दूसरी तरफ से निहाल भी वसीम की बात सुनकर हैरान हो चुका था। वो भी समझ चुका था कि उसके मास्टर प्यार में पड़ गए हैं, लेकिन उन्हें खुद ही इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। वही आथा अपनी आंखें बंद किए खुशी के बारे में सोच रहा था। वो मन ही मन खुशी की इंटेलिजेंस से बहुत हैरान और खुश था। आथा जैसे इंसान को भी खुशी के बारे में जानने में इतनी दिक्कत हुई है, तब तो चाहे सी बात है कोई दूसरा नॉर्मल लड़का उसके आसपास भी नहीं भटकता होगा। खुशी के बारे में इंफॉर्मेशन कोई भी नहीं निकल पता होगा, जिसकी वजह से खुशी हमेशा सुरक्षित रहती होगी। इस बात को सोते हैं आथा के दिल में फूल खिल जाते हैं। वो सीट पर अपना सर टीका लेता है और खुशी के बारे में सोचने लगता है। वो खुशी से मिलना चाहता था, लेकिन उसे पता था खुशी आज पढ़ने के लिए नहीं गई है क्योंकि उसे कल चोट लगी थी। लेकिन आथा को क्या पता खुशी को कितनी भी चोट क्यों न लग जाए, वो अपने मन की मालिक थी। वहीं दूसरी तरफ लाइब्रेरी में खुशी एक स्टोरी बुक निकाल लेती है जिसका नाम आशियाना था। खुशी इस स्टोरी बुक को देखकर थोड़ा अजीब सा फील करने लगती है। वो मन ही मन कुछ सोचते हुए किताब को लेकर टेबल चेयर के पास आ जाती है और बैठकर किताब को पढ़ाना शुरू करती है। वो जैसे ही किताब का पहला पेज खोलती है उसे एक झटका लगता है। वो पहले पेज को देखकर ही बहुत बुरे तरीके से हैरान हो चुकी थी। उस किताब में और किसी की नहीं बल्कि उसके खुद के मॉम और डैडी की कहानी थी। खुशी बहुत ही ज़्यादा स्पीचलेस हो गई थी। वो जल्दी जल्दी कहानी को पढ़ने लगी। वो सब बिल्कुल वैसा ही था जैसे उसके मॉम और डैडी की कहानी थी। ये कहानी महागढ़ की राजकुमारी और सूर्यगढ़ के महाराज की थी। राजकुमारी चांदनी और महाराज सूर्यांश सूर्यवंशी, ये दोनों तो खुशी के यानी कि लूना के मॉम डैड थे। वो जल्दी जल्दी कहानी आगे पढ़ने लगती है। उसकी मॉम का प्रतापगढ़ से भागना, सूर्यगढ़ में उसके पिता से मिलना, प्यार, महागढ़ के महाराज भानु प्रताप से जंग और सब कुछ ठीक हो जाना। सबसे ज़्यादा हैरानी तो खुशी को इस बात पर होती है कि इस कहानी में उसका भी जिक्र था। इस कहानी में लूना सोल नाम की राजकुमारी थी जो और किसी की नहीं बल्कि महाराज सूर्यांश सूर्यवंशी की इकलौती पुत्री थी, जिसे महाराज के ही सौतेले भाई ने एक आक्रमण में मार दिया था। महाराज और महारानी दोनों ही बहुत बुरे तरीके से घायल हुए थे, लेकिन सिर्फ लूना सोल की ही मृत्यु हुई थी। ये चीज़ सच में बहुत ही ज़्यादा चौंका देने वाली थी, क्योंकि सिर्फ लूना सोल ही नहीं बल्कि मृत्यु तो उसके खुद के माता पिता की भी हुई थी। लेकिन यहाँ तो पूरी कहानी में कुछ और ही लिखा हुआ है। इस आक्रमण के बाद उसके माता पिता वापस लौट गए थे और उसके चाचू की हत्या भी हो गई थी। उसके चाचू जो उसकी मॉम के पीछे तब से पड़े हुए थे जब से वो महज 17 साल की थी, लेकिन एक दिन उसके डैडी के उसके मॉम की ज़िंदगी में आने के बाद सब कुछ बदल गया। वो जलन की आग में इतने अंधे हो चुके थे कि उन्होंने लूना के मॉम को तब किडनैप किया जब वो लूना से प्रेग्नेंट थी, लेकिन समय रहते लूना के डैडी ने लूना की मॉम को बचा लिया था। पूरी कहानी पढ़ लेने के बाद लूना यानी कि खुशी का दिमाग ही घूम गया। वो विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि उसके मौत के बाद भी सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा चल रहा था। खुशी को अचानक से ही एहसास हुआ कि उसे इस किताब पर ध्यान नहीं देना चाहिए। लिखने के लिए तो कोई कुछ भी लिख सकता है, और वैसे भी उसे पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी बहुत अच्छे से पता थी। जितनी चीज़ों की पॉसिबिलिटीज़ होती है उतने अलग अलग यूनिवर्स हो सकते हैं।
लूना को बहुत अच्छे से याद था कि उसके डैडी और मोम की सांस रुक चुकी थी, उन दोनों की ही डेथ हो चुकी थी, लेकिन इस कहानी में तो ऐसा दिख रहा है जैसे उसकी मोम और डैडी मरे ही नहीं थे। चलो माना कि लूना ने टाइम मशीन बना लिया और वह अपने मॉम डैड को बचाने के लिए वहां पर चली भी गई, लेकिन तब भी उसकी मॉम डैड की जितनी खराब हालत थी उनका इलाज करने में ही 1 साल से ज़्यादा का वक्त लगता। लेकिन कहानी में तो ऐसा बता रहा है कि महाराज और महारानी को कुछ हुआ ही नहीं था। खुशी समझ चुकी थी कि शायद ये सब किसी और यूनिवर्स में हुआ होगा। वो कुछ सोचते हुए इस बुक के लेखक का नाम देखती है। लेखक का नाम देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि राइटर कोई और नहीं बल्कि उसके डैडी के सबसे छोटे वाले भाई हैं। युवराज मान प्रताप सिंह इस कहानी के लेखक हैं। लूना को भी अच्छे से याद था कि उसके सबसे छोटे चाचू बहुत नटखट और मजाकिया थे और उन्हें हमेशा से ही एक लेखक बनना था। खुशी का दिमाग चकरा गया। वो किताब बंद करती है और सोने चली जाती है। वो इन सभी चीज़ों को जल्दी से अपने मन से बाहर निकाल कर फेंक देती है। वो बहुत ज़्यादा अच्छे से मेडिटेशन करती थी और अपने दिमाग को पूरे तरीके से अपने कंट्रोल में रखा करती थी, तभी तो इतनी कम उम्र में भी वो बहुत ज़्यादा चालाक थी। वो अनजान लोगों का चेहरा भूल जाना और उसका नाम भूल जाने जैसी आदत पर भी उसका पूरा कंट्रोल था। तभी तो वो 2 बार आर्थर की हेल्प कर चुकी थी, लेकिन उसे ऑथर बिल्कुल भी याद नहीं था। वो आलतू फालतू चीज़ों को बिल्कुल अपने दिमाग से दूर रखा करती थी। वो अपने लैब के बारे में भी तब तक नहीं सोचती थी जब तक वो लैब में इंटर नहीं करती थी। और खुशी को एक बात भी बहुत अच्छे से पता थी कि सोने के ठीक 5 मिनट पहले हम जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं हमें सपने भी उसी चीज़ के आते हैं, इसीलिए खुशी सोते वक्त भी अच्छी चीज़ों के बारे में सोचा करती थी। वो सारे टेंशन को अपने दिमाग से निकाल कर अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में सोचने लगती है और सो जाती है। खुशी इस बारे में बिल्कुल ही भूल चुकी थी कि कल के ही दिन जब वो कोचिंग क्लासेज के लिए जा रही थी तब उसे 3 गुंडों ने परेशान किया था। वो आराम से सो गई। उसे कोई आइडिया नहीं था कि कल क्या होने वाला है। अगली सुबह खुशी हमेशा की ही तरह जल्दी से जाग जाती है और अपने सुबह वाले सारे रूटीन को कंप्लीट करने के बाद कोचिंग क्लासेज के लिए निकल जाती है। वो पहले से ही सारी मुसीबतें सोचकर रखा करती थी, जिसकी वजह से उसके पास खुद को बचाने के लिए भी बहुत सारे सामान हुआ करते थे। वो एक आखिरी बार उन गुंडों के बाइक के बगल से जल्दी से निकालकर आगे भागने लगती है, लेकिन आगे जाते वक्त उसने अपने बैग के बोतल रखने वाले जगह से जल्दी से एक मुट्ठी किल को निकाल लिया। खुशी के बाग के दोनों तरफ बोतल रखने वाली जगह थी, लेकिन खुशी अपने बोतल को अपने बैग के अंदर रखती थी और बाकी दोनों तरफ एकदम इमरजेंसी में इस्तेमाल किए जाने वाला सामान होता था। कोई बाइक साइकिल या फिर गाड़ी वाला आपको परेशान करे तब उसके लिए कील होती थी, जिससे वो इन लोगों की टायर पंचर कर सके। और वैसे भी भगाने के मामले में खुशी बहुत अच्छी थी। वो बहुत बड़ी भीड़ में भी अपनी छोटी सी हाइट का फ़ायदा उठाकर बहुत आसानी से भाग निकलती थी। और उसके दूसरे वाले बोतल रखने वाली जगह पर उसने कुछ कंचे की गोलियां रखी थी। अगर कोई चोर उसका पर्स छीन कर भेज या फिर खुशी को किसी को भागने से रोकना होता तब ऐसी इमरजेंसी में वो कंचों का इस्तेमाल करके उसे गिर सकती है। उन गुंडों के बाइक को क्रॉस करते हैं खुशी ने मुट्ठी भर कीले उनकी बाइक के टायर के पास गिरा दिया, और जैसे ही उन गुंडों ने अपनी बाइक स्टार्ट की अगले ही पल बुम टक्कर, मतलब उनकी टायर की वॉट लग गई। वो समझ चुके थे कि खुशी में क्या कांड किया है। वो लोग गुस्से में आ गए और एक अपनी बाइक संभाल रहा था और बाकी 2 लोगों ने खुशी को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागना शुरू कर दिया। खुशी ने आज नीले रंग का पटियाला सूट पहना हुआ था जिसे वह बेहद प्यारी लग रही थी, लेकिन थी वह एक लिटिल डेविल। उसने जैसे ही दिखा 2 गुंडे उसके पीछे आ रहे हैं वो उन दोनों को अपनी जीभ से चिढ़ाती है और दौड़कर भागने लगती है। गली में घुसने के बाद खुशी लंबी लंबी सांसें लेने लगी और उसे तुरंत ही वहां पर समर दिखाई दे दिया। समर को देखते ही खुशी जल्दी से उसके पास चली गई और उसके हाथ को पकड़ लिया। वो दोनों गुंडे जब खुशी को एक लड़के के साथ देखते हैं तब उनकी आंखों में गुस्सा उतर आता है, लेकिन समर की इतनी तगड़ी बॉडी को देखकर वो लोग समर से पंगा लेने का आइडिया छोड़ देते हैं। वही समय खुशी के साथ बेशक चल रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी डेविल स्माइल थी और वो पीछे मुड़कर एक नज़र उन दोनों गुंडों को देखता है। वो जानता था कि इन तीनों की जिंदगी अब बर्बाद हो चुकी है, लेकिन उसके मास्टर बस अपनी सनशाइन की चालाकी देखना चाहते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने अभी तक इन तीनों को जिंदा छोड़ा है। अगर खुशी नहीं भी भागती तब भी समर वहीं आसपास छुपा हुआ था उसे बचाने के लिए। वो तो बस उसके मास्टर ने खुशी के चेहरे पर डेविल स्माइल देख लिया और उन्होंने समर को रोक दिया। आर्थर और समर दोनों ही हैरान रह गए थे कि खुशी को बेशक लड़ना नहीं आता, लेकिन वो छोटी डेविल तो है। समर मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि आर्थर इन्हें ज़्यादा टॉर्चर ना करें और सीधा ही मार दे, वरना आर्थर के टॉर्चर के बारे में सोचते ही समर के रोंगटे खड़े हो गए। समर के साथ खुशी सही सलामत अपने क्लास पहुंच गई और पढ़ाई करने लगी, लेकिन उसके दिमाग में इस वक्त यही चल रहा था कि वो गुंडे पक्का गली के बाहर वेट कर रहे होंगे। इस बारे में सोचते हैं खुशी के चेहरे पर थोड़े टेंशन के भाव थे। वो चेक करती है तब उसे पता लगता है कि उसके पास कीले भी लगभग खत्म हो गई है। क्या पता घर जाते वक्त रास्ते में कोई और बाइक वाला उसे परेशान करने लगे। अब ऐसे में खुशी को लगा कि उसे दूसरे रास्ते से घर जाना चाहिए। छुट्टी के समय खुशी गली से बाहर निकालने की जगह गली के और अंदर चली गई जहां से दूसरा रास्ता निकलता था।
आथ को कभी कभी समझ में नहीं आता था कि ये लड़की इतनी ज़्यादा चालाक कैसे है जो पहले से ही सारी मुसीबत के बारे में सोच कर रखती है। खुशी थोड़ी देर चलती है और उसके पैर थक जाते हैं। बेचारी को आलस की बीमारी जो थी, वो अपने पैर को रिलैक्स करने के लिए एक स्वीट्स की दुकान में घुस जाती है जो अभी 10 मिनट पहले ही खुला था। उसे स्वीट्स की दुकान में जाता देखकर आथ की आंखें छोटी हो जाती है। वो मन ही मन सोचता है कि इस लड़की को अपनी सेहत का ज़रा सा भी ख्याल नहीं है और उसके बावजूद भी उसकी बॉडी कितनी अच्छी है। अचानक से ही उसने मन ही मन सोचा कि उसे खुशी का ख्याल रखना चाहिए और उसकी परवरिश सही से करनी चाहिए। ये लड़की बहुत शरारती है। वहीं दूसरी तरफ खुशी जैसे ही स्वीट शॉप में आती है उसे सबसे पहले अपनी पसंदीदा मिठाई दिखाई दे देती है। उसके मुंह में पानी आ जाता है। बेसन के लड्डू खुशी के फेवरेट आए। खुशी दौड़ कर जाती है और मिठाई वाले अंकल से पूरा 1 किलो बेसन का लड्डू खरीद लेती है। वो पेमेंट करके जैसे ही मिठाई को अपने बैग में रख देती है और वहां से जाने के लिए निकलती है, उसकी नज़र अचानक से ही एक लड़की पर चली जाती है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि नंदिनी थी, जिसे खुशी को कॉलेज में परेशान किया था और उसके बैग को डस्टबिन में फेंक दिया था। इस बात को याद करते हैं खुशी की आंखों में गुस्सा आ जाता है। वो अपने बैग को ओपन करके उसमें से कुछ निकलती है और जल्दी से नंदिनी के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। नंदिनी ने अभी तक खुशी को देखा नहीं था। वो काजू कतली पैक होने का इंतजार कर रही थी और दरवाजे से थोड़ी दूसरी तरफ थी। अचानक से ही खुशी नंदिनी के बालों को पीछे से पकड़ लेती है और बहुत जोर से खींचते हुए बोलती है, डायनों की सरदारनी, पिशाचिनी, मंदाकिनी, तारकासुरी, पुतना, तड़का जैसी शक्ल है तेरी और इसी भूतनी जैसी शक्ल पर इतना एटीट्यूड लेकर घूमती हो पाउटिंग। इतना एटीट्यूड तुम्हें बचपन में अपने डैडी को दिखाया करती थी और आज मेरे एटीट्यूड का लेवल तुमसे 1000 गुना ज़्यादा आगे पहुंच गया है। आज के बाद से मुझे तुम मेरे सामने दिखाई तब मैं तुम्हारे सारे दांत भी तोड़ दूंगी। इतना बोलने की खुशी में गुस्से में उसके आगे बालों को छोड़कर आगे बाल को टाइटली पकड़ लिया और अपने दूसरे हाथ में पड़े हुए कैंची से उसने अंदाज में काट दिया। नंदिनी के आगे बाल थे और आधी तरफ से वह लगभग टकली हो चुकी थी। उसको ऐसे देखकर खुशी सेटिस्फेक्शन भरी मुस्कुराहट के साथ जल्दी से वहां से भागकर निकलने लगती है। वो छोटी डेविल थी और उसे नंदिनी पर उस दिन बहुत गुस्सा आया था जब नंदिनी ने उसके बैग को डस्टबिन में फेंक दिया था। उसने पहले से ही सोच लिया था कि वह इस पुतना के बाल कटेगी पहले। वही मिठाई के दुकान के सारे स्टाफ सदमे में जा चुके थे कि उनकी दुकान में अचानक से क्या हो गया। वही गुस्से और एम्बारसमेंट की वजह से नंदिनी का चेहरा काला पड़ चुका था। उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि अचानक से क्या हो गया। वही दूसरी ओर खुशी अपने हाथ में उसके बालों का एक गुच्छा पड़े हुए जल्दी से मिठाई की दुकान से बाहर निकल जाती है और भागने लगती है। तभी उसकी नज़र समर के गाड़ी पर चली जाती है। वो समर की गाड़ी को पहचानती थी क्योंकि एक्सीडेंट के बाद समर खुशी को इसी गाड़ी से उसके घर पहुंचने लेकर गया था। वो जल्दी से दौड़ कर जाती है और गाड़ी के पीछे का दरवाजा खोलकर उसके अंदर बैठ जाती है। समर पहले तो खुशी के दूसरे हाथ में बालों का इतना बड़ा गुच्छा देखकर हैरान हो गया, लेकिन वो समझ चुका था कि इस छोटी डेविल ने पक्का कोई कांड किया है। वो जल्दी से गाड़ी को भगा देता है और खुशी फाइनली राहत की सांस लेते हुए सीट पर किसी गुड़िया की तरह गिर जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। वो इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती कि उसके ठीक बगल में कोई है जो अपनी जलती निगाहों से उसे ही देख रहा है। उसे पहली बार इग्नोर कर दिया गया था और उसके पास काम करने वाले इंसान को इम्पोर्टेंस दी गई थी। वो जहां पर भी जाता था हर किसी की नज़रें उसके ऊपर ही आकर रुक जाती थी और उसके किसी भी स्टाफ से किसी को कोई लेना देना नहीं होता था। लेकिन आज पहली बात था जब खुशी ने आथा को एक नज़र देखा भी नहीं था और उसका पूरा ध्यान सिर्फ समर पर था। वो गुस्से में ही था कि अचानक से उसकी नज़र खुशी के हाथ में पड़े हुए बालों पर चली गई। उसकी भी आंखें एकदम से छोटी हो गई। वो बहुत अजीब नज़रों से खुशी को देख रहा था। वो समर को गाड़ी सीधा होटल ले जाने के लिए बोलता है। वो इस लड़की को पनिशमेंट देना चाहता था स्मर्क, क्योंकि खुशी ने उसे इग्नोर किया था। वही आथा की बात को सुनकर समर गाड़ी को होटल की तरफ मोड़ देता है। उसे मन ही मन थोड़ा दुख हो रहा था क्योंकि उसने एक तरह से देखा जाए तो खुशी के भरोसे को तोड़ा है। उसने खुशी की हेल्प की थी जिसकी वजह से खुशी में उसके ऊपर भरोसा करके उसे अपना घर का एड्रेस और अपना नाम बताया था, लेकिन समर ने उसका भरोसा तोड़ दिया। उसने खुशी की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट नहीं की और उसके नाम के साथ साथ उसका एड्रेस तक आथा को बता दिया। वो थोड़ा गिल्ट महसूस कर रहा था। समर में मन ही मन खुशी को अपने लेडी बॉस के रूप में एक्सेप्ट कर लिया था और वह नहीं चाहता था कि सब सामने आ जाने के बाद खुशी उसे नापसंद करें या उससे नफरत करें। खुशी एक बहुत ही अच्छी लड़की लगती थी और वो खुशी की आंखों में अपने लिए नफरत बिल्कुल नहीं चाहता था। वो चुपचाप गाड़ी चला रहा था। गाड़ी का माहौल इस वक्त बहुत ही ज़्यादा डरावना हो चुका था क्योंकि खुशी ने अभी तक अपनी आंखें खोलकर आथा की तरफ देखा भी नहीं था और खुशी का इस तरह से खुद को इग्नोर करना आथा को गुस्सा दिला रहा था। आंखें बंद करने के बाद खुशी को पता भी नहीं लगा कि कब उसे नींद आ गई और वह वहीं पर सो गई। मतलब खुशी को कभी भी कहीं पर भी नींद आ सकती थी। आथा उसकी हर एक अदा को देखकर हैरान होता जा रहा था। ये इकलौती ऐसी लड़की नहीं, सिर्फ लड़की नहीं बल्कि इंसान है जिससे मिलने के लिए दी ग्रेट आथा ग्रोवर बेचैन रहता है और इंतजार करता है।
वही खुशी के मुंह से अपने लिए किडनैपर और पाकर जैसे शब्द सुनकर आथा का दिमाग खराब हो जाता है। ये पिद्दी सी चूहिया जो उसके ही बेड पर बैठकर बेसन के लड्डू कुतर रही थी अब उसे किडनैपर बोल रही है। और ऊपर से इसे आथा का असली नाम भी नहीं पता। वो जैसे जैसे खुशी के पास आ रहा था खुशी जल्दी से अपने लड्डू के डब्बे को बंद करके उसे अपने बैग में छुपा लेती है। आथा अपने दांत पीसते हुए उसके पास आता है और उसके दोनों कंधों को पकड़कर सीधा उसे जमीन पर खड़ा करता है। देखने वालों को बेशक ऐसा लगता है कि खुशी जमीन पर खड़ी हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं था। बेचारी के पर हवा में लटके हुए थे। आथा अपना सर नीचे करके उसे देखने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था, इसीलिए उसने खुशी के दोनों कंधों को पकड़कर उसे अपनी बराबरी में उठा दिया था। वो इस वक्त बिल्कुल किसी बिल्ली के बच्चे की तरह लग रही थी जिसे अगर छोड़ दिया जाए तब वह पंजा मार सकती है। ऊपर से खुशी ने बचने के लिए बहुत ही ज्यादा मासूम सा चेहरा बना रखा था। खुशी के मासूम चेहरे को देखकर एक बार फिर से आथा का दिल पिघल जाता है। वो खुशी को वैसे ही टांगे हुए ले जाकर सोफे पर बैठा देता है। खुशी बिल्कुल किसी छोटे चूहे की तरह सोफे पर लुढ़क जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर में खुद को संभालकर अच्छे से बैठ जाती है। आफ्टर सिंगल सोफे पर बैठकर उसे देखने लगता है। उसे ये छोटी बदमाशी बहुत ज्यादा क्यूट लगती थी। वो उसे बिना किसी भाव के देखते हुए बोलता है, मेरा नाम पाकर नहीं आता है, लेकिन तुम मुझे अर्थ कहकर बुलाओगी। खुशी कंफ्यूज होकर सवाल करती है, लेकिन तुमने तो मुझे उस दिन अपना नाम पाकर गोबर बताया था। वो थोड़ा गुस्से में लग रहा था, लेकिन खुशी के इतने करीब आते हैं उसका गुस्सा शांत होने लगा। वो खुशी के बॉडी से आती खुशबू को महसूस कर पा रहा था, जिसकी वजह से उसकी धड़कन बढ़ जाती है। खुशी छोटे बच्चों की तरह उसके गोद में ही आलथी पालथी मारकर बैठ जाती है और उसकी एक गाल को टैप करते हुए बोलती है, वैसे अगर आप किडनैपर हो तो आप मुझे अपने गैंग में नौकरी दे सकते हो। खुशी की बात सुनकर आथा की आंखें बड़ी हो गई। ये लड़की कोई भी बात नॉर्मल क्यों नहीं करती। वो बिना किसी भाव के खुशी को देखता है और बोलता है, मेरा नाम आथा ग्रोवर है और मेरे बारे में कुछ जानना है तब गूगल पर सर्च करो। उसकी बात सुनकर खुशी भी स्टाइल मारते हुए बोलते हैं, और तुम भी मेरा नाम गूगल पर सर्च कर सकते हो, मेरा नाम। इतना बोलते ही खुशी रुक गई, क्योंकि उसे याद ही नहीं था कि उसने आथा को अपना कौन सा गलत नाम बताया था। खुशी की शक्ल देखकर ही आथा समझ जाता है कि वह क्या सोच रही। वो बिना किसी भाव की खुशी से सवाल करता है, तो बताओ क्या नाम है तुम्हारा, क्योंकि मुझे भी तुम्हारा नाम याद नहीं है। उद्धरण चिन्ह। खुशी जब सुनती है कि आथा को उसका नाम याद नहीं है तब वो चाहत की सांस लेती है और थोड़ा स्टाइल मारते हुए बोलती है, गूगल पर सर्च कर लेना, मेरा नाम तमन्ना माहेश्वरी है। आथा अपनी आईब्रोज आपस में जोड़ लेता है, क्योंकि इस लड़की ने एक बार फिर से अपना नाम दूसरा बताया। वो खुशी को पनिशमेंट देने के लिए उसकी कमर में चिकुटी काट देता है। उसके ऐसा करते ही खुशी चिहुक जाती है। वो जल्दी से उसकी गोद से उठकर खड़ी हो जाती है और अपनी कमर को सहलाते हुए घुरकर उसे देखने लगती है। खुशी की इतनी क्यूट हरकत को देखकर आथा के पत्थर चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। ये पहली बार था जब उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी, वरना अपने 10 साल की उम्र से उसने मुस्कुराना ही छोड़ दिया था। अगर अभी आथा का कोई भी बॉडीगार्ड उसे ऐसे मुस्कुराता हुआ देख लेता तब सदमे से वहीं पर मर जाता। अमर्त्य, जो पिछले 5 सालों से आथा का पर्सनल असिस्टेंट रह चुका है, उसने भी आज तक उसे कभी हंसते हुए नहीं देखा। आथा अपने चेहरे पर स्माइल लिए खुशी को देख रहा था और उसकी स्माइल खुशी को और भी ज्यादा गुस्सा दिला रही थी। खुशी के चेहरे पर शर्म और गुस्सा दोनों ही था। उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था, क्योंकि आज पहली बार किसी आदमी ने उसकी कमर को टच किया था। वो मुंह बनाकर वहां से निकल जाती है। आथा जैसे ही खुशी को कमरे से बाहर जाते हुए देखता है, उसकी आंखें छोटी हो जाती है। वो भी दौड़कर खुशी के पीछे जाने लगता है। खुशी जैसे ही होटल से बाहर निकलने वाली होती है, उसकी नज़र तुरंत ही समर पर चली जाती है। समर को देखते ही उसे अचानक से याद आता है कि वह तो समर की गाड़ी में बैठी हुई थी। वो होटल से बाहर निकलने वाले आइडिया को ड्रॉप करके समर के पास चली जाती है। वो जानना चाहती थी कि आखिर समर यहाँ पर क्या कर रहा है। समर जैसे ही पीछे पलटता है, अचानक से उसे अपनी आंखों के सामने खुशी दिखती है। खुशी उसे देखते हुए बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या अर्थ ने तुम्हें भी किडनैप किया है? खुशी के मुंह से आथा के लिए अर्थ सुनकर समर की आंखें बड़ी हो जाती है। अर्थ तो उसके मास्टर का बचपन का नाम था, जो उनके माता पिता ने उन्हें दिया था। वो मन ही मन जानता था ये लड़की उसके मास्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है इस बारे में उसे भी आइडिया नहीं था। मतलब अभी फिलहाल के लिए इस पूरी धरती पर इकलौती ऐसी इंसान खुशी ही है जो आथा को अर्थ बोल सकती है। तभी अचानक से समर को खुशी की बात याद आए। वो हकलाते हुए बोलता है, नहीं नहीं, मुझे किसी ने भी किडनैप नहीं किया है, मैं यहाँ पर काम करता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ। समर खुशी को बताना चाहता था कि वो उसका पर्सनल बॉडीगार्ड है, लेकिन वो अपनी बातों को अपने अंदर ही दबा लेता है, क्योंकि उसे खुशी को कुछ भी बताने की परमिशन नहीं थी। अचानक से ही उसे ठंड का एहसास होने लगता है। वो काम जाता है और आसपास अपनी नज़रें घुमाकर देखता है, जहां उसकी नज़र आथा की नज़रों से टकरा जाती है। आथा की इतनी भयानक नज़रें अपने ऊपर देखकर समर डर जाता है और उसे तुरंत ही समझ में आ जाता है कि उसके मास्टर को जलन हो रही है।
वो अपने आप को बचाने के लिए मन में कुछ सोचने लगता है और अचानक से ही उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो खुशी की तरफ देखते हुए अपने चेहरे पर डर भरी मुस्कुराहट लाकर बोलता है, वैसे यहाँ पर मास्टर की पर्सनल असिस्टेंट वाली पोस्ट खाली है, तो तुम चाहो तो तुम भी यहाँ पर नौकरी कर सकती हो। समर की बात को सुनकर फाइनली आर्थ की डरावनी आंखें नॉर्मल होती है। वही खुशी मन में सोचने लगती है कि क्या वो इस होटल में मैनेजर की पर्सनल असिस्टेंट बनेगी। समर उसकी बात को समझते हुए बोलता है, अभी कुछ टाइम तक हमारे मास्टर बिहार घूमने आए हैं और इसी होटल में ठहरे हुए हैं। यहाँ पर उनका कोई भी असिस्टेंट नहीं है, इसीलिए तुम उनकी असिस्टेंट बन सकती हो और सैलरी भी तुमने बहुत अच्छी खासी मिलेगी। वो समर को देखते हुए बोलती है, ठीक है, मैं तुम्हारे मास्टर की पर्सनल असिस्टेंट बनने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि सैलरी कितनी होगी? सैलरी का नाम सुनते ही समर आर्थ की तरफ देखने लगता है। आर्थ उसकी नज़र को अपने ऊपर देखकर अपना फ़ोन निकलता है और उसे पर कुछ लिखकर समर को दिखाता है। समर अपनी आंखें छोटी कर लेता है, लेकिन फिर भी वो खुद को नॉर्मल करते हुए खुशी को बोलता है, तुम्हारी सैलरी 15,000 होगी, लेकिन उसके अलावा अगर तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी रही तब तुम्हें बहुत सारे ऑफर भी मिलेंगे, जैसे अगर तुम्हें थोड़ी सी भी चोट लग गई तब तुम्हारे मेडिकल बिल हमारे मास्टर पे करेंगे। उद्धरण चिन्ह, अगर तुम्हारे घर में कोई बीमार हो जाता है तब उसके मेडिकल सी को भी हमारे मास्टर करेंगे, ऊपर से उन्हें हमारी तरफ से स्पेशल मेडिकल केयर प्रोवाइड की जाएगी। तुम्हारी सुरक्षा के लिए हमारे मास्टर तुम्हें 2 बॉडीगार्ड भी देंगे। खुशी जो कि सैलरी को सुनते हैं थोड़ा उदास हो गई थी, लेकिन समर के आगे की बातें सुनते ही उसके चेहरे पर चमक आ जाती है। वो समर के मास्टर की पर्सनल असिस्टेंट बनने के लिए तैयार हो गई। उसने एक बार भी जानने की कोशिश नहीं की थी कि समर का मास्टर कौन है। वही आथा अपने चेहरे पर डेविल स्माइल लिए हुए जल्दी से अपने स्टडी रूम में चला जाता है। आथा बहुत ज़्यादा रिच था, लेकिन उसने जानबूझकर खुशी की सैलरी कम रखी थी और सुविधाएं ज़्यादा रखी थी। वो खुशी के लिए एक ट्रैप सेट कर रहा था, जहां पर चाह कर भी खुशी आथा से दूर ना हो पाए। आथा के चेहरे पर जंग जीत लेने वाली मुस्कुराहट थी। 1 घंटे बाद समर इस वक्त खुशी के सामने इसका कॉन्ट्रैक्ट लेकर खड़ा था। खुशी उसके हाथ से कॉन्ट्रैक्ट लेती है और जल्दी जल्दी साइन कर देती है। वो बेवकूफ़ लड़की एक बार भी कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ना जरूरी नहीं समझती। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद फाइनली अब खुशी आथा की पर्सनल असिस्टेंट बन गई। समर को खुशी के लिए थोड़ा सा बुरा लग रहा था, लेकिन वो अपने डेविल बॉस के डर की वजह से कुछ नहीं कर सकता था। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद उसे समझा देता है कि कल से उसे अपने कोचिंग क्लासेज के बाद यहाँ पर आना होगा, और उसे पता है कि खुशी का घर और खुशी की कोचिंग क्लासेज से ये होटल बहुत ज़्यादा दूर है, इसीलिए खुशी को एक कार और ड्राइवर भी प्रोवाइड किया गया है जो खुशी को होटल तक पहुँच जाएगा और उसके बाद उसे उसके घर तक छोड़ देगा। खुशी को कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी उल्टा सीधा होने का डर नहीं था। वो जानती थी कि दुनिया का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट उसे अपनी मनमानी करने से नहीं रोक सकता। वो प्रिंसेस है, वो कुछ भी कर सकती है। लूना को उसके डैडी ने अच्छे से बिगाड़ कर रखा हुआ था। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ गड़बड़ हुआ तब भी लूना को हैकिंग और चाल चलना दोनों ही आता था। वो समर की बातों को बिल्कुल भी नहीं सुनती और सीधा बोलती है, ठीक है, रहने दो, अब मुझे मेरे घर जाना है, तो प्लीज़ मुझे मेरे घर छोड़ दो और अपने मास्टर को समझा देना कि बार बार मुझे किडनैप करना बंद करें, और अगर किडनैपिंग करनी है तो पहले किडनैपिंग की अच्छे से क्लासेस ले ले। अनअम्यूज मेरा भी कोई स्टैंडर्ड है भाई। खुशी की बात को सुनकर समर स्पीचलेस हो चुका था। ये लड़की सही में दिमाग से थोड़ी सी पैदल है। पता नहीं फ्यूचर में उसके मास्टर का क्या होगा। खुशी के मन में तो लड्डू फूट रहे थे। महीने के 15,000 काफ़ी थे उसके लिए। वो इन पैसों से भी छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट सही से कर सकती है। इस बेवकूफ़ लड़की को अभी भी नहीं पता था कि उसका बॉस और कोई नहीं बल्कि आथा है। खुशी अपने घर पर आ जाती है और अपना लैपटॉप निकालकर ईमेल चेक करने लगती है। वो एक ईमेल का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रही थी जो अगले ही पल आ जाता है। वो एक्साइटेड होकर ईमेल को ओपन करती है, जिसमें इंडिया के माफिया किंग के बारे में इन्फॉर्मेशन थी। हालांकि इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल थी, क्योंकि किंग की पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेना इतना आसान भी नहीं था। लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ जिसके बारे में सारे लोग जानते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन खुशी के पास आ गई थी। वो एक गहरी सांस लेती है और ईमेल को ओपन कर देती है। सबसे पहले उसके डैडी की पिक्चर थी, जिनके चेहरे पर मास्क था, लेकिन उसके बावजूद भी खुशी उन्हें अच्छे से पहचान पा रही थी। उसके बाद उसके डैडी का नाम था। वो अभी तक अपने डैडी को सूर्यांश नाम से ढूंढ रही थी, जिसकी वजह से वो अपने डैडी को ढूंढ नहीं पाई थी। लेकिन यहाँ पर अंडरवर्ल्ड किंग का नाम सूरज बताया जा रहा था। खुशी थोड़ी देर सोचती है और उसे अचानक से याद आता है कि हाँ, सही में उसके डैडी का नाम सूर्यांश नहीं बल्कि सूरज है। लेकिन सूरज के साथ कोई भी सरनेम नहीं था। हालांकि खुशी को अच्छे से पता था कि सूरज के नाम के साथ उसे कोई सरनेम नहीं मिलने वाला है, क्योंकि सूरज का कोई सरनेम था ही नहीं। वो अपनी आंखें छोटी करके अपने डैडी की और इन्फॉर्मेशन पढ़ने लगती है। सूरज जो कि अंडरवर्ल्ड का किंग है, वो मुंबई में ही कहीं पर रहता है, जिसके बारे में किसी को नहीं पता। हालांकि मुंबई में एक और सूरज है जो बहुत फेमस है, जो कि एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है, और इस बारे में किसी को भी आइडिया नहीं है कि दोनों सूरज एक ही है। लेकिन सभी ने बिजनेसमैन सूरज को देखा था, जो बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग है। सब यही जानते हैं कि बिजनेसमैन सूरज का कोई सरनेम है जिसे सूरज सिगरेट रखता है।
लेकिन सूरज का कोई सरनेम नहीं है और इस बारे में सूरज की इन्फॉर्मेशन पढ़ रही खुशी को भी सब कुछ समझ में आ चुका था। वो अपने डैडी से मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी, लेकिन खुशी को ऐसा लग रहा था जैसे सूरज इस वक्त मोतिहारी में नहीं बल्कि मुंबई में है। वो मुंबई जाने के लिए एक्साइटेड हो जाती है। उसके पास अपने दादा दादी के सामने बनाने के लिए बहुत सारे बहाने हैं, इसीलिए उसे ज़्यादा इस बात की टेंशन नहीं थी। उसे टेंशन तो बस इस बात की थी कि मुंबई में रहने के लिए उसे बहुत पैसों की ज़रूरत पड़ने वाली है और ऊपर से वहाँ पर घर लेना भी बहुत मुश्किल है। मोतिहारी में जैसे खुशी को शांति मिलती है वैसा शांति उसे मुंबई में नहीं मिल सकती, लेकिन अपने डैडी के लिए उसे मुंबई तो जाना ही था। फिर अचानक से उसे अपने जॉब की याद आ जाती है। कल खुशी के नौकरी का पहला दिन था और उसे नहीं पता था कि उसे क्या करना चाहिए। वो थोड़ी देर तक सोचती है, समझता है और प्लानिंग करती है, फिर सो जाती है। जब चला जाए प्राण चला जाए लेकिन नींद ना जाए। अगली सुबह खुशी का मूड आज थोड़ा बेकार था क्योंकि आज से उसके आलस भरे दिन खत्म होने वाले थे, लेकिन पैसे कमाने के लिए उसे काम तो करना ही था। वो सबसे पहले सुबह अपने कोचिंग क्लासेज के लिए चली जाती है। वो फिर इस बारे में भूल गई थी कि 3 गुंडे उसका पीछा करते हैं। वो जैसे ही रोड पर आती है उसे वापस से 3 नहीं 2 गुंडे दिखाई देते हैं जो बाइक पर बैठे उसके तरफ ही देख रहे थे। आथा को देखकर खुशी के दिमाग में अचानक से ही एक बहुत ही ज़्यादा भयानक शरारत आती है। वो शरारती मुस्कुराहट के साथ आथा के पास चली जाती है। आथा खुशी को अपने पास आते हुए देखकर थोड़ा हैरान हो गया था, लेकिन वो अभी भी ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे उसने खुशी को देखा ही नहीं है। वो जैसे ही अपनी नज़रें थोड़ी दूसरी तरफ करता है उसकी नज़रें उन दोनों गुंडों पर चली जाती है और उसकी और भयानक हो जाता है। ये नरक का देवता उन्हें बेहद ही ठंडी नज़रों से देखने लगता है कि अचानक से ही उसे ऐसा महसूस होता है जिसे किसी सॉफ्ट हाथ में उसके हाथ को पकड़ लिया। वो अपनी नज़रें खुशी की तरफ करता है जिसके चेहरे पर बहुत ही प्यारी सी मुस्कुराहट थी। वो आथा के साथ आगे बढ़ते हुए बात करने लगती है और बोलती है, गुड मॉर्निंग मिस्टर किडनैपर, कैसे हो आप? खुशी के मुंह से अपने लिए फिर से किडनैपर सुनकर आथा चिढ़ जाता है। वो लोग दोनों गुंडों को क्रॉस करके आगे बढ़ जाते हैं। खुशी के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट थी। वो दोनों गुंडे खुशी के साथ एक लड़के को देखकर गुस्सा हो जाते हैं। वो दोनों ही खुशी के खूबसूरती पर मर मिटे थे। वो एक राजकुमारी थी और उसके चेहरे की रौनक ही अलग है। वो दोनों आथा को नुकसान पहुंचाने के लिए उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ये लड़का कोई नॉर्मल लड़का है। हालांकि उन्हें आथा का भयानक ऑरा महसूस हो रहा था, लेकिन गुंडों का ध्यान ज़्यादा खुशी पर ही था। खुशी और आथा आगे आगे चल रहे थे और वो दोनों गुंडे खुशी के पीछे पीछे चल रहे थे। आथा का ध्यान अचानक से ही एक बस पर जाता है जो खुशी की तरफ आ रही थी। हालांकि सुबह के समय में सड़क हमेशा खाली ही रहता है, लेकिन कुछ बस का समय सुबह का ही था और खुशी रास्ते में बीच बीच चल रही थी क्योंकि पूरा रास्ता खाली था। आथा जल्दी से खुशी को दूसरी तरफ खींच लेता है और खुशी आथा से थोड़ा दूर हो जाती है और आथा और गुस्से से बस को देखने लगता है। वो बस का नंबर नोट कर लेता है और तुरंत ही फ़ोन निकालकर वसीम को कुछ मैसेज कर देता है। उसे बस पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। 1-2 सेकंड के लिए उसका ध्यान खुशी से हट गया था और इसी बात का फ़ायदा उठाकर खुशी थोड़ा सा उसके पीछे हो गई और टीयर्स ऑफ जॉय वो अपने पीछे खड़े दोनों गुंडों को एक तिरछी स्माइल देते हुए अपना पैर उठाकर आथा को उसके पिछावाड़े पर एक जोरदार लात मारती है। आथा इसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था। वो तुरंत ही जमीन पर गिर जाता है। वो होश में आता उसके पहले ही खुशी भी उसके पास ही गिरने का नाटक करती है और अपने बम को सहलाते हुए अपनी आंखों में मोटे मोटे आंसू ले आती है। आथा जब खुशी को भी जमीन पर गिरता हुआ देखता है तब उसका ऑरा बहुत ही ज़्यादा भयानक हो जाता है। वो अपनी दहकती हुई आंखों से अपने पीछे खड़े दोनों लड़कों को देखता है जो खुद ही सदमे में थे। आथा को ऐसा लग रहा था कि इन्हीं दोनों लड़कों ने उसे और खुशी दोनों को लात मारी है। अपना तो ठीक था, लेकिन खुशी के साथ उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। टीयर्स ऑफ जॉय वो गुस्से में एकदम तिलमिला जाता है। उसकी आंखों का गुस्सा देखकर वो दोनों गुंडे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। उन्हें आथा की आंखों में अपनी मौत दिखाई दे रही थी। आथा अपनी मुट्ठी बंद करके थोड़ी नर्म आवाज़ में बोलता है, लिटिल गर्ल तुम जाओ यहाँ से, इन्हें मैं देख लूँगा। खुशी को पता था कि आथा उनकी क्लास लगाने वाला है, इसीलिए वो अच्छे बच्चे की तरह खड़ी हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जाती से पहले वो दोनों गुंडों को आंख मार देती है। वो दोनों गुंडे गुस्से से खुशी को देखने लगते हैं क्योंकि उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं था। खुशी चुपचाप वहाँ से जाने लगती है। अब जब उसके हिस्से का सबक आथा ही दोनों गुंडों को सिखा देगा तब वो क्यों मेहनत करें भला। ग्रिन, आलस बाबू भैया आलस। खुशी के जाते ही आथा उन गुंडों को बेहद ही डरावनी नज़रों से देखने लगता है। सुबह का समय था और आसपास थोड़े बहुत चाय की दुकानें और धूम्रपान की दुकान खुली हुई थी और वहाँ पर कुछ लोग मौजूद थे। न्यूज़पेपर बांटने वाला न्यूज़पेपर बांट रहा था और चाय की दुकान पर बैठे हुए कुछ लोग चाय पी रहे थे और न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे कि अचानक से सभी के कानों में उन गुंडों की दर्द भरी आवाज़ गूंज उठी। वो सब अपनी नज़रें अपने अपने काम से हटाकर सड़क पर देखने लगे। वहाँ का माहौल बहुत ही ज़्यादा डरावना हो चुका था। आथा ने अपनी बेल्ट निकाली थी और वो बिना किसी रहम के उन दोनों गुंडों को कुत्तों की तरह मारने लगा था।
वो गुस्से में बिल्कुल पागल हो चुका था और उसकी आंखें एकदम लाल थी। उसने बहुत मुश्किल से खुशी के सामने अपना गुस्सा कंट्रोल करके रखा हुआ था। वो खुशी के सामने गुस्सा करके उसे डराना नहीं चाहता था, लेकिन अब खुशी के जाने के बाद वो चुप बिल्कुल भी नहीं रहने वाला था। वो किसी शेर की तरह दहाड़ते हुए बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे चोट पहुंचाने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे देखने की पिशाच। आर्थर इतना ज्यादा गुस्से में था कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो इस वक्त सड़क के बीचों बीच खड़ा था और आसपास के लोग वहां पर भीड़ लगाकर खड़े हो चुके थे। वो सब उन दोनों गुंडों को बचाना चाहते थे, लेकिन आर्थर के 20 से भी ज्यादा गार्ड अचानक से वहां पर आ जाते हैं जिनके हाथ में बेहद ही खतरनाक तरीके का गन था। वो सब उन दोनों गुंडों को बचाना चाहते थे, लेकिन आर्थर के 20 से भी ज्यादा गार्ड अचानक से वहां पर आ जाते हैं जिनके हाथ में बेहद ही खतरनाक तरीके का गन था। किसी के भी अंदर आर्थर को रोकने की हिम्मत नहीं थी। बेचारी खुशी ने सोचा भी नहीं था कि उसके इस छोटे से मजाक की वजह से आर्थर इतना ज्यादा भड़क जाएगा। खुशी को तो लगा था कि आर्थर नॉर्मल हीरो की तरह उनकी धुलाई करके इन्हें छोड़ देगा ताकि आज के बाद से ये गुंडे खुशी का पीछा ना करें, लेकिन उसने आर्थर के इस रूप के बारे में कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। वो चुपचाप अपने क्लास में बैठी हुई अपने पढ़ाई पर ध्यान दे रही थी, जबकि उसके छोटे से मजाक ने आज 2 लोगों की जिंदगी खतरे में डाल दी थी। वो आर्थर के डरावने चेहरे के बारे में नहीं जानती थी, लेकिन आर्थर और बहुत ही ज्यादा निर्दय था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे इन लोगों ने खुशी को चोट पहुंचाई है, इन लोगों ने खुशी के बैक पर किक किया है। वो एक बार के लिए भी इन लोगों की बात ही नहीं सुन रहा था और लगातार उन्हें बैल से मारे जा रहा था। वहां पर दहशत का माहौल बन चुका था और लोगों के अंदर डर इतना ज्यादा था कि किसी ने भी पुलिस को बुलाने की हिम्मत नहीं की। जो लोग फोन निकालने की कोशिश भी कर रहे थे, आर्थर के गार्ड उनके फोन को उनके हाथ से छीन कर तोड़ दे रहे थे। वो दोनों गुंडे खून से लथपथ हो चुके थे। आर्थर बस खुशी के सामने ही सही से रहता है, वरना उसका इतना डरावना रूप है कि कोई सोच भी नहीं सकता था। आर्थर बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। आर्थर ने उन दोनों गुंडों को मार मार कर जख्मी कर दिया था। वो दोनों गुंडे दर्द से तड़प चुके थे और अब तक बेहोश भी हो चुके थे। आर्थर बिल्कुल भी अपने कंट्रोल में नहीं था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो इन लोगों की जान ही निकाल देना चाहता हो। वो एक बार फिर उन लोगों को करने के लिए अपने हाथ को उठना है, लेकिन इस बार उसका हाथ पकड़ लिया जाता है। आर्थर के सारे गार्ड सदमे में चले गए थे। ये कौन आ गया जिसे मिस्टर ग्रोवर के हाथ को पकड़ने की हिम्मत की है। आर्थर का भी गुस्सा हर से बाहर चला गया था। वो अपने हाथ पकड़ने वाले इंसान को देखता है और बोलता है, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या आपको पता नहीं है कि जब ब्लैक ड्रैगन किसी को सबक सिखाती है तब बीच में नहीं आते? पाउटिंग। उसकी बात को सुनकर सूरज मुस्कुरा देता है और बोलता है, लगता है मिस्टर ग्रोवर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। जरा आसपास नजर घुमाइए और देखिए, यहाँ पर मौजूद सभी लोग आपको डर भरी नजरों से देख रहे हैं। आपके यहाँ पर लो प्रोफाइल रहना था ताकि अपने दुश्मनों को पकड़ सके, लेकिन आप तो अपनी रियल आइडेंटिटी एक्सपोज करने में लगे हुए हैं। सूरज की बात कैसे करें? आर्थर अपने दांत पीस लेता है और अपने गुस्से को दबाने की पूरी कोशिश करने लगता है। वो गुस्से में बोलता है, इन गुंडों ने उसे परेशान किया है, इन सब ने खुशी को परेशान किया है। न जाने क्यों खुशी शब्द सुनते ही जैसे सूरज को कुछ हुआ, उसे ऐसा महसूस होगा जैसे उसकी धड़कनें बढ़ गई। वो अपने ध्यान को आर्थर की तरफ करते हुए बोलता है, वैसे मुझे पता नहीं था मिस्टर ग्रोवर मोतिहारी में है। वही आर्थर के जान से मारने वाली बात को सुनकर सभी लोग पहले ही डर चुके थे और जल्दी जल्दी वहां से भागने लगे। सभी लोगों ने आर्थर की क्रूएलिटी को देख लिया था और उसका अगला शिकार नहीं बनना चाहते थे। सूरज जहां जाता था मेक श्योर करता था कि वहां पर कोई भी गलत काम ना हो, और किसी भी तरह के क्राइम को करने वाले लोगों को सूरज नरक के दर्शन करवा देता था। और जब आर्थर ने रोड पर तमाशा करना और इन दोनों गुंडों को मारना शुरू किया था, तभी ये खबर सूरज तक पहुंच गई थी और सूरज गुस्से में यहाँ पर सब कुछ रोकने के लिए खुद आ गया था। वो खुद यहाँ आया था क्योंकि उसके आदमियों ने उसे बता दिया था कि ये आदमी कोई नॉर्मल आदमी नहीं दिख रहा, जिसकी वजह से सूरज खुद यहाँ आया था। लेकिन यहाँ आने के बाद उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसे यहाँ पर आर्थर दिखाई देगा। वो सिचुएशन को संभालने के लिए खुद यहाँ आ गया और उसने आर्थर को रोक दिया। वही आर्थर जो छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा करता था, उसने सूरज पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया, जबकि वो आज दूसरी बार सूरज को देख रहा था और अपनी आंखों के सामने तो पहली बार देख रहा था। उसे खुद नहीं पता था क्यों, लेकिन वो सूरज के साथ बदतमीजी नहीं करता था। उसे सूरज की प्रेसेंस और खुशी की प्रेसेंस बिल्कुल एक जैसी लगती थी। उसे सूरज के चलने का तरीका और खुशी के चलने का तरीका एक जैसा लगता था, इसीलिए वो सूरज से बदतमीजी नहीं कर पाता था। जैसे वो खुशी के सामने शरीफ बनकर रहता था, बिल्कुल वैसे ही सूरज के सामने भी अपने आप को कंट्रोल में रखने की पूरी कोशिश करता था। लेकिन आर्थर के सभी बॉडीगार्ड सदमे में अपनी जगह पर खड़े थे। उनके मास्टर ऐसे कब से हो गए? खुशी एक लड़की थी तो उसके साथ तो फिर भी समझ में आता था, लेकिन सूरज के साथ क्या सीन चल रहा है? अगर सूरज की जगह किसी और ने आर्थर को रोकने की गलती की होती, तब अभी तक आर्थर ने उसके हाथ कटवा दिए होते। वहीं दूसरी तरफ अपनी 1 घंटे की पढ़ाई को कंप्लीट करने के बाद खुशी को अब अपनी जॉब के लिए आर्थर के होटल में जाना था। वो एक नज़र समर की तरफ देखती है जो उसे जाने का इशारा करता है।
क्लास के इतने बोरिंग लेक्चर लेने के बाद खुशी को अब नींद आ रही थी। वो सोना चाहती थी ना कि कोई काम करना। उसका मुंह बन चुका था। वो किसी तरह गली से बाहर निकलती है और मेन रोड पर आकर आथ के द्वारा भेजी गई गाड़ी में बैठ जाती है। सिर्फ 1 मिनट और खुशी नींद की दुनिया में गुम हो गई। ड्राइवर खुशी को लेकर होटल की तरफ जाने लगा और खुशी अपनी सपनों की दुनिया में खोई हुई थी। समर भी इसी गाड़ी के पीछे पीछे धीरे धीरे होटल की तरफ निकल गया। 45 मिनट बाद गाड़ी होटल के पास आकर रुक गई। खुशी तो नींद में चली गई थी। ड्राइवर इस चीज की खबर समर को कर देता है और समर इस बारे में आथ को बता देता है। आथ की आंखें छोटी हो गई थी क्योंकि यह लड़की सोने में सच में बहुत ज्यादा तेज है। वो खुद होटल से बाहर आता है और गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसे अपनी गोद में उठा लेता है। वो खुशी के चेहरे को घूरते हुए अपने रूम में लेकर आ जाता है और उसे बेड पर सुला देता है। ये लड़की यहाँ नौकरी करने आई थी लेकिन यहाँ वो अपने ही बॉस से काम करवा रही थी। वो इस बार खुशी के बगल में ही लैपटॉप लेकर बैठ जाता है और अपना काम करने लगता है। खुशी के फेशियल फीचर बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव थे। वो बिल्कुल किसी राजकुमारी की तरह लगती थी, एक्चुअली में थी भी, लेकिन इस बारे में आथ को कोई आइडिया नहीं था। वो अपने हाथ को आगे बढ़कर खुशी के गाल पर रख देता है और उसके सॉफ्ट गालों को टच करने लगता है। खुशी के गाल तो छोटे बच्चों की तरह बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। आथ उसके सॉफ्ट गालों पर अपने हाथ फिसला रहा था। वो धीरे से खुशी के और करीब आ जाता है और उसे ध्यान से देखने लगता है। खुशी आथ की तरफ घूमकर सोई हुई थी और उसके गाल दबे हुए थे जिसकी वजह से उसके मुंह का बहुत ही क्यूट सा पाउट बना हुआ था। वो अचानक से ही अपने अंगूठे के से खुशी के होठों को टच करने लगा था। वो बहुत ध्यान से उसे देख रहा था। उसने आज से पहले कभी किसी लड़की को सोते हुए की तो बात ही छोड़ो, देखा तक नहीं था गौर से। ये पहली लड़की थी जिसके ऊपर वो बहुत ध्यान देता था। वो जानता था कि वो यहाँ पर बस एक खास मकसद से आया हुआ है और उसका काम पूरा होते ही वो यहाँ से चला जाएगा। क्या खुशी उसके साथ न्यूयॉर्क जाएगी? वो तो बस किसी भी तरह खुशी को अपने साथ ले जाना चाहता था। वो बस चाहता था कि खुशी हर वक्त, हर पल, हर लम्हा उसके पास रहे और वो बिना पल के झपकाए उसे देखते रहे। वो थोड़ा और खुशी के पास जाकर उससे चिपक जाता है और उसे टाइटली हग करके उसके साथ ही वहीं पर सो जाता है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि जैन के बाद खुशी क्या सोचेगी या फिर कैसे रिएक्ट करेगी। उसने खुशी की सॉफ्ट बॉडी को थोड़ा जोर से पड़ा हुआ था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे एक टेडी बेयर को अपने साथ लेकर सोने में भी इतना कंफर्टेबल नहीं फील होता होगा जितना खुशी कंफर्टेबल है। थोड़ी देर बाद खुशी की नींद खुल जाती है। वो अंगड़ाई लेने के लिए जैसे ही अपने हाथ उठाने की कोशिश करती है, उसे अचानक से महसूस होता है उसके हाथ को किसी ने मजबूती से जकड़ा हुआ है। उसकी आंखें छोटी हो गई। उसे अपनी बॉडी में दर्द महसूस हो रहा था और वह अंगड़ाई लेना चाहती थी। वो अपनी आंखें खोलती है तब उसे आथा दिखाई देता है जो उससे बिल्कुल टेडी बियर की तरह चिपका हुआ था। आथा बिल्कुल उससे चिपक कर सोया हुआ था। खुशी अपने आप को देखती है। वो बहुत ही बेढंगे तरीके से सोई हुई थी और उसकी कुर्ती थोड़ी ऊपर तक चढ़ी हुई थी जिसकी वजह से उसकी कमर दिखाई दे रही थी। खुशी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो आथ की पकड़ से अपने हाथ को छुड़ाती है और जल्दी से अपनी कुर्ती को सही कर लेती है, पर जैसे ही खुशी उठने की कोशिश करती है, नींद में ही आथ की आईब्रोज से कुट जाती है। वो खुशी को और जोर से पकड़ लेता है और उसे अपने ऊपर कर लेता है। उसे आज जिंदगी में पहली बार इतनी अच्छी नींद जो आई थी। वो बेशक बहुत गहरी नींद में था लेकिन उसे इतना समझ में जरूर आ गया था कि खुशी उससे दूर जा रही है। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आथ सपने में भी खुशी को ही देख रहा था। खुशी उससे दूर जा रही थी, इसीलिए वो खुशी को बहुत जोर से पकड़ लेता है। खुशी का मुंह बन गया था। वो अलग ही इमेजिनेशन में चली गई। उसे याद आया कि वो भी अपने टेडी बेयर को बिल्कुल इसी तरह दबोच कर सोती है। कहीं आथा उसे अपना टेडी बेयर तो नहीं समझ रहा। खुशी अपने आप को टेडी बेयर के रूप में इमेजिन करने लगी। वो टेडी बेयर के रूप में इतनी ज़्यादा फनी लग रही थी कि खुशी ने तुरंत ही अपने इमेजिनेशन पर रोक लगा दी। वो आथा को ध्यान से देखने लगी जो बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह आराम से सोया हुआ था। इस शैतान आदमी का ऐसा रूप देखने वाला पहला इंसान खुशी नहीं है। हालांकि जिस उम्र में खुशी है, ऐसी उम्र में लड़कियों को हैंडसम लड़के बहुत पसंद होते हैं और आथा भी बहुत ज़्यादा हैंडसम था, लेकिन कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपके सामने एक अनजान इंसान आ जाए और मैं आपको उसके बारे में बहुत पूरी बातें बता दूं, तब आप उसे इंसान को बुरा समझने लगेंगे और बाद में भले ही मैं गलत साबित हो जाऊं और वह इंसान दूध का धुला हुआ साबित हो जाए, लेकिन आपके मन में जो उसका पहला इंप्रेशन पड़ा हुआ था वह खत्म नहीं हो सकता। आप बेशक उसे बुरा नहीं कहेंगे लेकिन मन में थोड़ी तो खटास रहेगी ही। बिल्कुल वैसे ही खुशी के अनुसार खुशी ने ही सबसे पहले आथा को किडनैपर के रूप में ही देखा था। उसने पहले खुशी के बैग को डस्टबिन से बाहर निकाला था और उसके बाद उसे रोड पर दौड़ाया था और उसे किडनैप करने की कोशिश की थी। बस तब से ही खुशी के ऊपर आथा के चार्म का असर नहीं पड़ रहा था, वरना आथा को देखते ही कोई भी लड़की पागल हो सकती थी। न जाने कितनी लड़कियों ने आथा के लिए अपनी जान गंवाई है, लेकिन खुशी को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि आथा से भी ज़्यादा हैंडसम उसके डैडी थे उसकी नज़र में। हर बेटी के लिए उसके डैडी सबसे बेस्ट होते हैं। ग्रिन खुशी फीचर्स को देख रही थी। वो इस बात को मानती थी कि आथा बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग है।
उसके लुक्स को देखकर तो लड़के भी शर्मा सकते हैं। आथा को इस वक्त अपने इतने पास देखकर खुशी भी शर्मा गई थी। वो उसके चेहरे को घूर घूर कर देख रही थी। अब जब खुशी को यहाँ पर जबरदस्ती पकड़ कर रखा गया था और उसके पास भगाने के लिए कोई रास्ता नहीं था, तब वो आथा को घूरने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती। एक मंदिर में शिव पूजा में खुशी की दादी बैठी हुई थी और उनके साथ बहुत सारी औरतें बैठी हुई थी। उनमें से एक औरत खुशी की दादी को देखते हुए बोलती है, आपकी पोती दिन भर घर से बाहर रहती है और आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ता। बच्चे जब जवान होते हैं तब बहुत गलत हरकत करने लगते हैं, इसीलिए ज़रा अपनी फ़ोटो पर ध्यान दिया कीजिए। सुना है आज सुबह जिस रास्ते से खुशी जाती है वहीं पर कोई गुंडा था जिसने 2 लोगों को बहुत बुरी तरह मारा था। खुशी की दादी जो अभी तक उस औरत की बात सुन रही थी वो थोड़ा टेंशन में आ जाती है। वो जानती थी कि उनकी पोती कभी उनका नाक नहीं कटने देगी, लेकिन दूसरे लोगों का भरोसा नहीं। उनकी नज़रों में खुशी बहुत ही ज़्यादा मासूम है जिसे कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है। उन्होंने मन ही मन खुशी को ज़्यादा से ज़्यादा समय घर में रहने के लिए बोलने का तय कर लिया। स्टोरी बिल्कुल भी अच्छा रिस्पांस नहीं कर रही है जिसकी वजह से मैं टेंशन में आ गई हूँ। हालांकि मैंने 2 और कहानी लिखना शुरू कर दिया है जिसकी एंगेजमेंट इस स्टोरी से अच्छी जिसकी एंगेजमेंट इस स्टोरी से अच्छी है। पहले स्टोरी है रिबर्थ ऑफ साइको क्रैश, दूसरी स्टोरी है रिबर्थ इन रॉन्ग बॉडी। दोनों स्टोरी को एक ट्राई कीजिए। इस कहानी का कंसेप्ट थोड़ा अलग है। इस कहानी में स्टार्टिंग में सब कुछ नॉर्मल लगेगा, लेकिन ट्रस्ट मी लूना का कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है। आथा उसका बॉस है, इस बारे में जानकर खुशी का मुंह बन चुका था। वो चुपचाप स्टडी रूम में आ जाती है। आथा अपने टेबल पर बैठ जाता है और खुशी को सोफे पर बैठने के लिए बोलता है। खुशी सोफे पर बैठ जाती है, तब आथा बोलता है, फिलहाल मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है, इसीलिए चुपचाप बैठकर अपना होमवर्क कंप्लीट करो। आथा की बात को सुनकर खुशी रोने जैसा चेहरा बना लेती है और बोलती है, राजकुमारी तो मैं हूँ और मुझे यहाँ पर ऑर्डर दिया जा रहा है, लाउडली क्राइंग। आथा अपना काम करने लगता है और खुशी मुंह बनाते हुए अपना होमवर्क कर रही थी। खुशी की शक्ल देखकर ही समझ में आ रहा था कि उसे घंटा कुछ समझ नहीं आ रहा। आथा हर थोड़ी थोड़ी देर पर खुशी की तरफ देख रहा था। उसे ये फीलिंग बहुत अच्छी लग रही थी। खुशी को अपने पास रखना बहुत अच्छा लग रहा था। उसे खुशी को देखना बहुत अच्छा लग रहा था। खुशी का कंफ्यूजन बड़ा चेहरा देखकर उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। वो अपने बाल में हाथ फेर कर अपना काम करने लगता है। वो इस बार जब खुशी की शक्ल की तरफ देखता है तब उसकी हंसी आ जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे खुशी अब कभी भी रो सकती है। आथा अपने आप को कंट्रोल करते हुए बोलता है, क्या हुआ सनशाइन, तुम इतनी ज़्यादा उदास क्यों हो? खुशी थोड़ा उदास होकर बोलती है, मेरा आंसर गलत आ गया, मतलब मैंने क्वेश्चन ही गलत सॉल्व किया है। आथा उसे अपने पास बुलाता है। खुशी अपनी कॉपी लेकर उसके पास चली जाती है और अपनी प्रॉब्लम को उसे दिखाने लगती है। ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट दोनों ही मुझसे नहीं बनता, लाउडली क्राइंग। मैं हर मुमकिन कोशिश कर ली, शाम दाम दंड भेद सब कर लिया, लेकिन दोनों तरफ का बैलेंस एक बराबर आया ही नहीं। खुशी की यदि शक्ल देखकर आथा को हंसी आ रही थी। उसे अच्छे से पता था कि यही एक जगह है जहां पर ज़्यादातर बच्चे फंस जाते हैं। वो खुशी को अपने बगल में बैठा देता है और उसे सब कुछ समझाने लगता है। वो एक बिजनेसमैन था और उसके कंपनी में भी बैलेंस शीट बनता था और उसे बहुत अच्छे से पता था कि इसे कैसे बनाते हैं। वो ध्यान से क्वेश्चन को समझकर खुशी को समझने लगता है। थोड़ी देर बाद खुशी के बैलेंस शीट का असेट्स और लायबिलिटी दोनों ही इक्वल आ जाते हैं। खुशी का चेहरा खुशी से खिल गया। वो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई कि उठकर वहीं पर जोकरों की तरह डांस करने लगी। सच में बैलेंस शीट के दोनों तरफ के बैलेंस को इक्वल करना बिल्कुल वैसी वाली फीलिंग देता है, आज मैं ऊपर आसमां नीचे। खुशी को इतना एक्साइटेड देखकर आथा मुस्कुरा देता है। खुशी जोर जोर से उछलने लगते हैं और दौड़कर आथा के पास आकर उसके गाल पर किस कर देती है और उसे जोर से हक कर लेती है। खुशी को कुछ नहीं हुआ, लेकिन आथा खुशी के इस तरह से किस और हक करने की वजह से उसकी धड़कनें ही रुक गई। वो एकदम स्टैचू की तरह अपनी जगह पर बैठा रह गया। खुशी तो एक्साइटमेंट में उससे अलग हो जाती है और वापस से अपने होमवर्क पर फोकस करने लगते हैं, लेकिन आथा और तुरंत ही उठकर वहां से चला जाता है। खुशी उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती, क्योंकि अपने क्वेश्चन के सॉल्व हो जाने की खुशी में खुशी बहुत ज़्यादा खुश थी और अपने आगे के क्वेश्चन को सॉल्व कर रही थी। हाँ, उसे खुशी को अपने पास रहना बहुत अच्छा लगता है और खुशी के पास होने से उसकी धड़कनें हल्की बड़ी बड़ी रहती है, लेकिन जब आज खुशी में उसे हक दिया तो उसकी धड़कनें क्यों इतनी ज़्यादा बढ़ गई। वो खुद समझ नहीं पा रहा था कि घमंडी इंसान की तरह हमेशा रहने वाला वो आज एक लड़की के सामने इतना सॉफ्ट क्यों हो गया है। क्यों ये लड़की उसे इतना इफेक्ट करती है। वो ऐसे ही बाहर थोड़ी देर तक टहलता है और अपनी धड़कनों को शांत करने के बाद वो स्टडी रूम में आ जाता है और चुपचाप अपना काम करने लगता है। खुशी भी अपना काम करने लगती है। ऐसे ही 2 बजे जाते हैं, तब आथा को ध्यान आता है कि दोपहर का वक्त हो गया है और खुशी को भूख लगी होगी। वो अपने फ़ोन से किसी को कुछ मैसेज करता है और अपना लैपटॉप बंद करके खड़ा हो जाता है। वो जैसे ही खुशी के पास आता है, खुशी की कॉपी को देखकर उसकी आंखें छोटी हो गई थी।
एक बार फिर खुशी से दूसरा वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, जिसकी वजह से उसने गुस्से में आकर कॉफ़ी के उस पेज को बहुत टॉर्चर कर दिया था। आथा को मुश्किल से ही उस पेज पर कहीं कोई खाली जगह दिखाई दे रही थी, वरना पूरा कॉफ़ी इनकी वजह से कर हो गया था। आथा उसकी कॉपी को छीनकर साइड में रख देता है और खुद उसके हाथ को पकड़कर उसे खींचकर उठा लेता है। खुशी उसके सीने से टकरा जाती है और उसके सर पर चोट लग जाती है। आथा उसे ऑर्डर देते हुए बोलता है, चलो मेरे साथ। खुशी उसका ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं मनाना चाहती थी क्योंकि वह राजकुमारी है, लेकिन आथा ने उसके हाथ को बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ था, जिसकी वजह से खुशी ना चाहते हुए भी उसके पीछे पीछे खींच कर जा रही थी। उसने अपने एक पैच खुशी के पैर को जकड़ रखा था, जिसकी वजह से खुशी के यहाँ से भाग ना पाए, क्योंकि पिछली बार भी खुशी यहाँ के खाने को देखकर भाग गई थी। वही खुशी को तो समझ में नहीं आ रहा था कि वो यहाँ पर कौन सी जॉब कर रही है। मुफ्त में 4 घंटे सोने को मिल गए, 2 घंटे तक अच्छे से उसकी पढ़ाई हो गई और अब उसे लंच मिल रहा था। वो यहाँ पर असिस्टेंट कम और महारानी ज़्यादा लग रही थी। जो भी हो, उसे अगर आलस करने और आराम करने के पैसे मिल रहे हैं तब उसे कोई दिक्कत नहीं थी, जैसे मुझे नहीं है। ग्रिन आथा अपने हाथों से खुशी के लिए खाना सर्व करता है, जिसे देखकर आसपास के मौजूद सभी होटल वर्कर और आथा के कुछ बॉडीगार्ड हैरान हो चुके थे। ये आदमी जो बड़े बिजनेसमैन को भी मीटिंग के लिए खुद अपने पास बुलाता है, जो इंसान खुद को भगवान समझता है, वो छोटी सी बच्ची के प्लेट में खाना निकल रहा था। सब सदमे में खड़े हुए खुशी और आथा दोनों को घूर रहे थे। वही जब खुशी लंच को देखती है तब उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतना भयानक लंच, लाउडली क्राइंग। पत्ता गोभी की सूखी सब्जी जिसमें शायद कोई मसाला डाला ही नहीं गया, सरसों का साग, 3 सूखी रोटियां और जले पर नमक छिड़कने के लिए गाय का दूध बिना चीनी वाला। खुशी यही सोच रही थी कि ये खाना उसके गले से नीचे कैसे उतरेगा। ये खाना तो उसके लिए डिजास्टर है। वो एक बार फिर यहाँ से उठकर भागना चाहती थी, लेकिन उसके पैर जकड़े हुए थे। खुशी की एक्सप्रेशन को देखकर आथा भी सब कुछ समझ रहा था। वो मन ही मन खुशी की कट हरकतों से मुस्कुरा रहा था, लेकिन चेहरा अभी भी बहुत सख्त था। जब खुशी को समझ में नहीं आया कि वह खुद को कैसे बचा सकती है, तब अचानक से ही उसके दिमाग में अपना पुराना आइडिया ही आता है। वो आथा की तरफ देखकर मासूमियत से बोलती है, बॉस, मुझे आलू के पराठे खाने हैं। मुझे घास घुस और पत्तों को चबाने से एलर्जी है और मेरी एलर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। क्या पता अभी मैं इसे खाऊं और 1 घंटे बाद कोमा में चली जाऊं। आथा बिना किसी भाव के उसके बहाने को और उसके मासूम से चेहरे को देख रहा था। वो अच्छे से जानता था कि खुशी नाटक कर रही है। आथा खुशी की बात को इग्नोर करते हुए सख्त आवाज में बोलता है, मैंने बोला ना, चुपचाप खाओ इसे, ये हेल्दी है और आलू के पराठे में बहुत तेल होता है, मतलब घी होता है। खुशी का मुंह बन गया। वो रोनी सी आवाज में बोलती है, आप मुझे डांट रहे हैं, लाउडली क्राइंग। आथा अभी भी बिना किसी भाव के बैठा हुआ था। वही आथा के सारे बॉडीगार्ड सदमे में थे। अगर आथा के इस तरह से बात करने को डांटना कहते हैं, तो फिर जब आथा उन्हें नॉर्मल ऑर्डर देता है तब उसे क्या बोलेंगे? उसका नॉर्मल ऑर्डर देना भी इससे ज़्यादा भयानक होता है। सारे बॉडीगार्ड देख पा रहे थे कि आथा इस लड़की के लिए अपने रियल कैरेक्टर से बाहर आ चुका था। आथा का खुशी को डांटना उन सभी बॉडीगार्ड के लिए लल्ला लल्ला लोरी से कम नहीं था। वही खुशी को हरकतों को आथा बिना रिएक्ट किए देख रहा था। वो अचानक से ही झटके से खुशी की चेयर को पकड़कर उसे अपने पास खींच लेता है। आथा की इस हरकत से खुशी हैरान हो जाती है। वो कहीं ना कहीं समझ चुकी थी कि रोते रोते उसे इस भयानक लंच को करना ही होगा, वरना उसके सामने इस वक्त जो शैतान बैठा हुआ है वो उसका बॉस है, जो उसे स्ट्रिक्ट पनिशमेंट भी दे सकता है। एक फैक्ट्री में अमर्त्य, जिसके चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा कालिक लगी हुई थी और मुंह से धुआं निकल रहा था, वो मन ही मन भगवान से बोलता है, भगवान प्लीज़ कुछ ऐसा कर दो जिसकी वजह से मेरे जल्लाद बॉस को मेरी याद आ जाए। कुछ तो ऐसा कर दो कि वो जल्लाद इंसान बन जाए। कुछ तो ऐसा कर दो कि हर किसी को अपनी उंगली पर नाचने वाला इंसान खुद किसी की उंगली पर नाचने लगे। अमर्त्य बेचारे को इतनी बुरी सजा भी सिर्फ इसीलिए मिली थी क्योंकि वो खुशी की सही इन्फॉर्मेशन नहीं निकल पाया था। सिर्फ कुछ दिनों में ही उसकी हालत खराब हो चुकी थी इस फैक्ट्री में रहकर। ये फैक्ट्री कम और टॉर्चर रूम ज़्यादा लगता है अमर्त्य को। इंडिया में होटल आथा छत पर जाकर खुशी को खींचकर नीचे लाता है और रूम में ले जाकर बाथरूम में जाने का इशारा कर देता है। वो गुस्से में बोलता है, अपने गीले कपड़ों को ऐसे ही सुखाओगी तब तुम्हें ठंड लग जाएगी और मैं मेक श्योर करूंगा कि तुम्हें एक बहुत ही बड़ा और दर्दनाक इंजेक्शन लगवाऊं। उसकी बात को सुनकर खुशी डर जाती है और जल्दी से बाथरूम में भाग जाती है। वो जल्दी जल्दी नहाने लगती है और सारे कपड़ों को हटाकर फेंक देती है। आथा वहां से जाने ही वाला था कि अचानक से उसे याद आया कि खुशी के पास तो कपड़े ही नहीं होंगे। वो थोड़ी देर कुछ सोचता है और अपने अलमीरा में से एक बहुत ही लंबा लूज टी शर्ट निकालकर बाथरूम के दरवाजे के पास चला जाता है। वो दरवाजा खटखटाकर खुशी को टी शर्ट लेने के लिए बोलता है। खुशी ने अभी बनाना शुरू नहीं किया था। वो जल्दी से शर्ट ले लेती है और अंदर रख देती है, उसके बाद नहाने लगती है। वो दरवाजा खटखटाकर खुशी को टी शर्ट लेने के लिए बोलता है। खुशी ने अभी बनाना शुरू नहीं किया था। वो जल्दी से शर्ट ले लेती है और अंदर रख देती है, उसके बाद नहाने लगती है।
उसने एक बेवकूफ़ी कर दी कि उसने अपने लिए कपड़े का जुगाड़ नहीं किया हुआ था और वह नहाना शुरू कर चुकी थी। थोड़ी देर नहाने के बाद जब खुशी शांत हो जाती है उसके बाद वो खुद टॉवल से साफ करके आथ की टी शर्ट पहन लेती है। वो टी शर्ट खुशी के घुटनों के नीचे तक था और अब जाकर खुशी ध्यान देती है कि उसके पास नीचे पहनने के लिए तो कुछ है ही नहीं। आथ ने उसे सिर्फ ऊपर का ही पहनने को दिया था और उसने सोचा उसे पूरा एक सेट कपड़ा मिला हुआ है। खुशी उदास हो गई। हालांकि उसके घुटने तक शर्ट थी जिसकी वजह से उसका घटना तक का एरिया अच्छे से ढका हुआ था, लेकिन उसके नीचे का तो दिख रहा था ना। इन सभी मामलों में खुशी बहुत ही ज़्यादा शर्मीली थी। वो बिल्कुल भी बाथरूम से बाहर नहीं निकलने वाली थी। ऐसे वो टॉवल को उठती है और अपने पैर में लपेट लेती है। वो नहीं चाहती थी कि उसके पैर का थोड़ा सा भी हिस्सा आथ देख ले। वो हल्का सा दरवाज़ा खोलकर बाहर देखती है, उसे आथ दिखाई नहीं देता। वो अपने पैरों में टॉवल को लपेटकर जल्दी से बाथरूम के बाहर आ जाती है। बाहर आते ही उसे आथ दिखाई देता है जो अभी बालकनी से अंदर आ रहा था। उसे अपने सामने देखकर खुशी डर जाती है और बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है। वो किसी भी तरह अपने पैर में फंसे हुए टॉवल को संभाल कर चलने की कोशिश करती है और बेड पर चढ़कर अपने आप को सर से लेकर पैर तक कवर कर लेती है। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था जैसे आथ ने उसे देख लिया। वो वैसे ही अपने सर को छुपाए हुए बोलती है, अर्थ क्या तुम प्लीज़ यहाँ से बाहर जा सकते हो। आथ को कुछ भी समझ में नहीं आया कि वह ऐसा क्यों बोल रही है। वो जब से बाथरूम से बाहर आई थी तब से उसकी हरकतें ही देख रहा था। कहीं ना कहीं उसे समझ में भी आ चुका था कि किसी अनकंफर्टेबल हो गई है। वो बहुत ही आराम से और प्यार से बोलता है, क्या हुआ है सनशाइन, तुम मुझे अपनी प्रॉब्लम बता सकती हो, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। उसकी बात को सुनकर खुशी अपनी मुंडी को ब्लैंकेट से बाहर निकाल देती है। आथा उसे देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी आंखों में आंसू थे। खुशी थोड़ा बेचैन हो गई थी क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वो शायद अब यहाँ से नहीं जा पाएगी क्योंकि इस ब्लैंकेट से बाहर निकलते ही आथा उसके पैरों को देख लेगा। आथा खुद भी उसकी आंखों के आंसू को देखकर बेचैन हो चुका था। वो ब्लैंकेट में लिपटी हुई खुशी के पास जाकर उसको हक कर लेता है और उसके बाल को सहलाते हुए बोलता है, क्या हुआ सनशाइन, मुझे बताओ, क्या तुम्हें अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है, क्या मैं यहाँ से चला जाऊँ। खुशी के पास आथा को बताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वो बहुत ही मासूमियत से बोलती है, आपने मुझे सिर्फ टी शर्ट दी थी, नीचे वाला क्यों नहीं। उसकी बात पर आथा थोड़ा सा हैरान हो गया था। वो जल्दी से खुशी को छोड़कर खड़ा होता है और अपने अलमीरा से अपना कोई पैंट निकल कर लाता है और उसे देकर खुद बालकनी में चला जाता है। खुशी उसका इशारा समझ चुकी थी और वो जल्दी से पैंट को पहनने लग जाती है। हालांकि खुशी शक की वजह से पैंट को ब्लैंकेट के अंदर से ही पहनती है क्योंकि उसे डर था कि कोई उसे देख सकता है। उसने बहुत सारी कहानी सुन रखी थी कि होटल की छोटी छोटी चीज़ों पर भी कुछ लोग हिडन कैमरा लगा कर रखते हैं और इस चीज़ के बारे में याद आते हैं। खुशी को अचानक से याद आया कि वो यहाँ के बाथरूम में बिना कपड़ों के नहा रही थी। उसकी आवाज़ को सुनकर आथा अंदर आ जाता है। खुशी को अपने इतने बड़े बड़े कपड़ों में देखकर आथा मन ही मन सोचता है, इस लिटिल रैबिट ने कपड़ों को पहना है या फिर कपड़ों ने इसे नो माउथ फेस। खुशी अब बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई थी क्योंकि उसने ज़रूरत से ज़्यादा खुद को कवर कर लिया था। वो कुछ सोचते हुए बोलती है, क्या तुम मेरा एक काम कर दोगे। आथा अपनी एक आईब्रो उठा देता है जैसे पूछ रहा हूँ कौन सा काम। खुशी बोलती है, मैंने सुना है कि बुरे लोग होटल के बाथरूम में और बेडरूम में हिडन कैमरा लगा देते हैं और मुझे डर है कि किसी ने बाथरूम में भी कैमरा लगाया होगा। इस बारे में सोचते हैं आथा की आंखें भी गुस्से से एकदम लाल हो जाती है। वो खुशी के पास आकर उसको अपनी गोद में उठा लेता है और उसको लेकर बेड पर लेट जाता है। वो मन ही मन इस बारे में सोचने लगता है, अगर बाथरूम में कैमरा हुआ तो फिर आज इस होटल का हर एक स्टाफ मरेगा, यहाँ का मैनेजर और मालिक सबके सब मरेंगे। वो वसीम को इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोलता है। वो मन ही मन बस यही बोल रहा था कि बाथरूम में कैमरा ना हो वरना यहाँ पर लाशें बिछेगी। खुशी भी उसकी बाहों में चिपकी हुई थी लेकिन इस वक्त वो कंफर्टेबल फील कर रही थी। देखो, ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि खुशी ज़्यादा ही नाटक कर रही थी। कुछ लड़कियां ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है और उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होता कि उनके बॉडी के छोटे से छोटे पार्ट को भी कोई देख ले। वो आथा की बाहों में चिपकी हुई सोच रही थी। थोड़ी ही देर में उसे नींद आ जाती है और वो फिर से सो जाती है, मतलब हद नींद आती है इस लड़की को। खुशी के सोने के बाद आथा उठकर बैठ जाता है और रूम से बाहर निकालकर वसीम के पास चला जाता है। उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा डार्क था। उसने खुशी वाले रूम को बाहर से ही लॉक कर दिया था। वो जल्दी से सिक्योरिटी रूम में वसीम के पास आता है। वसीम के पास आते हैं वसीम सीरियस होकर बोलता है, मास्टर, सिक्योरिटी रूम में आपके रूम और बाथरूम की कोई भी फुटेज नहीं है, लेकिन हमारे डिवाइस में आपके रूम के बाथरूम में एक अजीब डिवाइस नोटिस किया है। ऐसा लग रहा है जैसे बाथरूम में सही में कैमरा था और हो ना हो इस बारे में इन लोगों को जरूर पता होगा। इतना बोलकर वसीम जमीन पर पड़े हुए दो लोगों की तरफ इशारा करता है। जमीन पर सिक्योरिटी रूम वाले दो लोग बहुत बुरी हालत में पड़े हुए थे। ये जानते हुए भी कि आथा कितना ज़्यादा डरावना है, उन लोगों ने इतनी बड़ी गलती करने की कोशिश कर दी थी। आथा तो बाथरूम में कैमरा था इस बारे में जानते ही गुस्से से पागल हो चुका था।
मतलब कोई था जो खुशी को नहाते हुए देख रहा था। आथा गुस्से में उन दोनों में से एक के पास जाकर उसके बालों को पकड़ लेता है और जोर से जमीन पर उसके सर को पटक देता है। वो बिल्कुल अपने आपे से बाहर जा चुका था। वो गुस्से में दहाड़ते हुए दूसरे आदमी से सवाल करता है, फुटेज किसके पास है? दूसरा आदमी तो बहुत ज्यादा डरा हुआ था, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। आथा उसको चुप देखकर पहले वाले आदमी के बालों को पकड़कर एक बार फिर उसके सर को जमीन पर जोर से पटकता है। इस वक्त आथा इतना ज्यादा भयानक लग रहा था कि आज वो इस पूरे मोतिहारी शहर को ही तबाह कर देना चाहता हो। इस वक्त आथा इतना ज्यादा भयानक लग रहा था कि आज वो इस पूरे मोतिहारी शहर को ही तबाह कर देना चाहता हो। वो गार्ड डरते हुए बोलता है, मुझे नहीं पता लेकिन मैनेजर को इस बारे में पता होगा। इतना सुनने के साथ ही आथा गुस्से में खड़ा होता है और अपने पॉकेट से सर्जिकल नाइफ को निकालकर सीधा उन दोनों की आंखों में घुसा देता है। वो आज इस होटल के किसी भी वर्कर को छोड़ने वाला नहीं था। वो खूनी दरिंदा की तरह सिक्योरिटी रूम से बाहर निकलता है और उसके हाथ में 2 छोटे छोटे लेकिन सर्जिकल नाइफ थी। वो गुस्से में बिहारी जोर से चिल्लाता है, मैनेजर, मैनेजर बाहर निकाल। उसकी इतनी भयानक आवाज को सुनकर मैनेजर जो कि रिसेप्शन एरिया में था वो डरते हुए उसके सामने आता है। कोई कुछ समझ पाता उसके पहले ही मैनेजर के चेहरे पर एक जोरदार पंच पड़ता है। मैनेजर उड़ता हुआ दूर जाकर पिलर से बहुत जोर से टकरा जाता है। आथा की आंखें इस वक्त खूनी मंशा से चमक रही थी, उसके हाथ गुस्से से कांप रहे थे। आथा अपने दांत पीते हुए मैनेजर के पास जाता है और उसके सर को पिलर पर पटकते हुए दहाड़ कर बोलता है, फुटेज कहाँ है बता। वो बिल्कुल किसी साइको की तरह लग रहा था। वो एक बार बोलना फुटेज कहाँ है बताओ और दूसरे ही पल मैनेजर के सर को पिलर पर जोर से पटक देता। उस मैनेजर को तो बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा था लेकिन फिर भी वो बोलने की कोशिश करता है क्योंकि अगर वह चुप रहा तब आज उसकी मौत पक्की। वो बहुत मुश्किल से बोलता है, कबीर सिंह के पास, होटल का मालिक, राजेश्वरी पैलेस। आथा गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, इस होटल का हर एक स्टाफ यहाँ तक कि क्लीन स्टाफ को भी अभी इसी वक्त मेरे सामने लाकर पट को, फिर चाहे वो बूढ़ा हो, बच्चा हो या जवान पिशाच। वसीम जल्दी से इस होटल से रिलेटेड हर एक इंसान को पकड़कर यहाँ पर लाने के लिए बोल देता है और आथा के सभी बॉडीगार्ड पूरे मोतिहारी में फैल जाते हैं और सबको ढूंढने लगते हैं। सिर्फ एक भी पकड़ा जाए तब सबको पकड़ा जा सकता है। आथा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाला था कि खुशी को कोई भी बिना कपड़ों के देखें। वो पूरे मोतिहारी का इंटरनेट बंद करवा देता है। उसे अभी भी याद था कि थोड़ी देर पहले खुशी के बस थोड़े से पैर दिखाने पर वह कितना ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो गई थी। वीडियो उसकी खुद की भी हो सकती है लेकिन उसे फिलहाल खुद से कोई मतलब नहीं था। छोटा सा भूत।